हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 11th के मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी कि जितने भी आपके एमसीक्यूज जो टाइप हो सकती है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100% वेराइटी कवर कर लूंगा, पर फिर भी जो बेसिक वेराइटी हो सकती है जो कि आपके स्कूल के एग्जाम्स के लिए, जो कि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एक बेसिक लेवल है ना, उन सबको मैं कवर करूंगा। वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं तो यहां पे एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट का, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस का, तो इसलिए वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं आपने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पुरानी वीडियो देख ली होगी, रिलेशन फंक्शंस के वीडियो देख लिए होंगे, सेट्स के वीडियो देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 11th के मैथ्स की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करिएगा और आपके सामने क्लास 11th की मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। जो भी वीडियो आपने नहीं देखी आप उसको सुकून से देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पर सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन आप लोगों को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती है। यहां पे आपको कोई भी कॉस्ट या कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं कि हमारा सबसे पहला एमसीक्यू क्या है। तो ये रहा हमारा सबसे पहला एमसीक्यू। क्वेश्चन ये है, अ व्हील रोटेट्स मेकिंग 20 revolutions per second if the radius of the wheel is 35 सेंटीमीटर, what linear distance does a point of its rim travel in 3 minutes? अब मैं आपको जरा हिंदी में समझाता हूं। सवाल ये कहता है कि एक पहिया है, एक व्हील है जो कि 20 रिवॉल्यूशंस मतलब 20 बार घूमती है एक सेकंड में। ठीक है, उसके आगे बोला गया है इफ द रेडियस ऑफ द व्हील इज 35 सेंटीमीटर, उसी व्हील का जो रेडियस है हमको दिया गया है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बोला गया है व्हाट लीनियर डिस्टेंस डज अ पॉइंट ऑफ इट्स रिम ट्रैवल इन 3 मिनट। तो उस पे कोई एक पॉइंट, रिम का मतलब जो व्हील का आउटर हिस्सा है उस पे एक पॉइंट है। तो आपसे पूछा गया है कि देखो भाई, व्हील जो है 20 रिवॉल्यूशंस घूमती है एक सेकंड में और व्हील का डायमीटर जो है, नहीं रेडियस जो है 35 सेंटीमीटर है। तो जब वो 3 मिनट तक पहिया घूमता रहेगा भाई, जमीन पे ही घूमेगा, तो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो कितनी दूरी ट्रैवल करेगा। थोड़ा डायग्राम से समझिए इस बात को। मान लीजिए आपका ये रहा व्हील, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये व्हील रहा, इसका रेडियस वगैरह आपको मालूम है, और ये जो ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, ये सेंटर के अबाउट ऐसे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो मान लो कोई सा भी पॉइंट कंसीडर कर लो, जैसे कि मान लो हमने ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लिया। तो पूछा गया है भाई व्हील रोटेट करेगी तो व्हील कहां बढ़ेगी, आगे की तरफ बढ़ेगी। तो हमसे पूछा गया है कि 20 रिवॉल्यूशंस घूमती है एक सेकंड में, रेडियस है 35 सेंटीमीटर, तो भैया ये 3 मिनट में ये वाला जो पॉइंट है ये कितनी दूरी ट्रेवल करेगा। 3 मिनट में ये वाला जो पॉइंट है कितनी दूरी ट्रैवल करेगा, ये हमसे सवाल पूछा गया है। पहले तो आप ये कंफर्म कर लीजिए कि आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, वापस से प्ले करो, समझ में आएगा। देखो सवाल में कुछ नहीं है, सवाल में इतना है, एक पहिया है, उस पहिए पे एक पॉइंट है, भैया वो पॉइंट 3 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हमको ये निकालना है। और हमको ये दिया गया है कि एक सेकंड में व्हील जो है 20 बार घूमती है। अब समझे, रेडियस हमको दिया गया है। तो सर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बच्चों अगर आपको याद होगा तो ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आपके सामने आया है। ये जो क्वेश्चन है आज से पहले 10वीं में भी, आपसे 9वीं में भी पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल होता है, मैं आपको बताता हूं, तो देखिएगा। तो डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो डिस्टेंस निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला, एकदम ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आपको यहां पे लिखना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड लेना है, ठीक है, और उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है जो टाइम है, ठीक है, टाइम को मल्टीप्लाई करना है लेकिन सेकंड में, ठीक है, टाइम को ऐसे वैसे नहीं मल्टीप्लाई करना है, सेकंड में मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस लेने हैं, फिर टाइम पर सेकंड लेना है, और फाइनली उसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है अपने व्हील के सरकमफेरेंस को। फाइनली किसको मल्टीप्लाई करना है, अपने व्हील के सरकमफेरेंस को। यह सिंपल सा फॉर्मूला आपको अपनाना है डिस्टेंस निकालने के लिए। देख लीजिए एक बार, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड इनटू टाइम, कितना है टाइम टोटल सेकंड में, वो डालना है, और फिर मल्टीप्लाई करना है हमको जो व्हील का सरकमफेरेंस है वो। अब हमको सारी चीजें मालूम है, कितना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो सर वो तो हमको यहां पे 20 दिया गया है, तो हमने 20 डाल दिया। सर टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम सर 3 मिनट है, पर हमको टाइम किस में चाहिए, सेकंड में चाहिए। भैया टाइम हमको दिया है 3 मिनट, ठीक है, हमको टाइम दिया है 3 मिनट, अगर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 3 × 60 करोगे, जो आपको मिल जाएगा 180, यानी टाइम कितना है
180 सेकेंड है, तो यहां पे जो टाइम है इसकी जगह आपने क्या डाल दिया, 180 डाल दिया, क्योंकि 3 मिनट को अपन ने सेकंड में कन्वर्ट किया। और सरकमफेरेंस कितना है ये देख लो भाई, सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 2πr, है ना भाई, सर्कल है आपका व्हील, तो क्या होगा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, तो यहां पे आपने जो है 2πr लिख देना है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे इसको और सॉल्व करोगे तो 18 2 कितना हो गया, 36 हो गया। ये देखो, अरे ये मल्टीप्लाई में है ना, तो 18 2 36, और जीरो कितने आ जाएंगे, एक जीरो ये रहा, दूसरा जीरो ये रहा, तो ऐसे 2 जीरो जो है पीछे आ गए। अब उधर देखो जरा 2πr, तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ही बोला है उन्होंने 22/7 ले लीजिए, और रेडियस कितना है हमको 35 है, तो रेडियस हमने यहां पे 35 रख दिया, ठीक है, बस सब्स्टिट्यूशन किया है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। यहां पे क्या मल्टीप्लाई किया, 180 को 20 से मल्टीप्लाई किया, तो 18 2 36 और 2 जीरो उसके पीछे लगे, आगे आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो 7 1 7, 7 5 35 होगा, है ना, हो गया कैंसिल। तो क्या क्या बचा आपके पास देख लो जरा, यहां पे बचता है 3600, फिर यहां पे बचता है 2, यहां पे बचता है 22 और यहां पे बचता है 5, ये चीज आपके पास बची है। अब इसको सिंपली क्या करना है, अपने को मल्टीप्लाई करना है। चलो अगले पेज में मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 को मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, और फिर 22 पीछे और फिर 5 यहां पे, एकदम देखना मल्टीप्लिकेशन सिंपल है। ये देखो 2 5 जा कितना कर दो, 10 कर दो, तो 2 5 जा 10 कर दो, ये लो 10 लिख दिया मैंने, और ये 22 आपके पास है ही। अब 3600 में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 36 के पीछे कितने आ जाएंगे, 3 जीरो आ जाएंगे, और ये 22 पीछे है ही। अब यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 22 है, 36 इंटू 22 मल्टीप्लाई कर लो, ये रहा 36, ये रहा आपके पास 22, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 72, ये बनेगा 72, ऐड करोगे तो 297 कितना बन जाएगा, यहाँ पे ये 36 इंटू 22 करोगे तो 792 बनेगा, और पीछे कितने जीरो है, पीछे आपके पास 3 जीरो है। ये जो डिस्टेंस आपने निकाली है, देखिए इसमें आपने रेडियस किस में पुट करा, सेंटीमीटर में पुट करा है, यानी कि जो डिस्टेंस आपने निकाली है ये भी किस में है, सेंटीमीटर में है, पर हमको डिस्टेंस किस में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए। तो किलोमीटर के लिए याद रखिएगा, जब सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड होता है। एक बार जब वो मीटर में कन्वर्ट हो गया तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना है, तो 1000 से डिवाइड कर दिया और ये क्या बन गया, ये किलोमीटर बन गया। ये 100 इंटू 1000 कहां से आया, तो हमें दिया गया था सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट किया 100 से डिवाइड करके, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया 1000 से डिवाइड करके। आगे सॉल्व करोगे, देखो ये 3 जीरो तो यूं ही उड़ा दिए, यानी कि ये बचा 792 अपॉन 100, और इसको सॉल्व करोगे तो बनेगा 7.92 किलोमीटर्स। क्या बनेगा, 7.92 किलोमीटर्स, यानी कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए भाई, 7.92 किलोमीटर्स होना चाहिए। तो अगर यहां पे आ जाओगे तो कौन से ऑप्शन पे टिक लगाओगे, आप ए ऑप्शन पे टिक लगाओगे कि हमारा ए ऑप्शन सही होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है, तो अगर देखें तो अपन देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन है अपना, ए ऑप्शन होगा 7.92 किलोमीटर। कैसे निकाला एक बार देख लो भाई, निकालने का तरीका बहुत सिंपल था बच्चों, डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड मल्टीप्लाइडेड बाय टाइम, सेकेंड में मल्टीप्लाइडेड बाय सरकमफेरेंस। मैंने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड क्वेश्चन से देखा 20 है तो 20 डाल दिया, टाइम है सेकेंड में तो टाइम मिनट में दिया गया था 3, तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट किया पहले 60 से मल्टीप्लाई करके, और सरकमफेरेंस होता है 2πr, मैंने वहां पे रख दिया, फिर पाई की वैल्यू डाली, रेडियस की वैल्यू डाली, फिर तो सिंपल मैंने मल्टीप्लीकेशन किया, फिर जब जो भी सॉल्व होके आया वो सेंटीमीटर में आया तो मैंने बोला उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो। सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको 100 से डिवाइड करके उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, और एक बार जब वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है तो आप उसको 1000 से डिवाइड करके किलोमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस है आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। चलिए, तो ये सवाल तो अपना हो गया। इस सवाल के बाद, फर्स्ट सवाल के बाद अपन बढ़ते हैं सेकंड सवाल पे। सेकंड सवाल है, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी। आपके पास एक ट्रायंगल है और उसके जो एंगल्स हैं एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। आगे अगला चीज, एंड द रेशियो ऑफ एंगल इन डिग्रीज ऑफ द लीस्ट टू एंगल इन रेडियस ऑफ द रेडियंस ऑफ द ग्रेटेस्ट इज 60:n, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। मैं आपको समझाता हूं सवाल, क्योंकि मुझे उम्मीद है कुछ समझ में नहीं आया है। देखिए, एक आपको ट्रायंगल दिया गया है, एक ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं भाई, 3 एंगल होते हैं।
और उन 3 एंगल के बारे में बोला गया है कि वो तीनों एंगल जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो आपको ये मालूम है कि 3 चीजें जब एपी में हो तो उनको कैसे लेते हैं। क्लास 10th में आपको सिखाया जाता था कि अगर दुनिया में 3 चीजें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो तो आप उसको कैसे लेते हैं। आप उसको लेते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी। आपने पढ़ा होगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए। तो हमें यहां पे 3 एंगल्स को एपी में लेना है। तो अगर हमें 3 एंगल्स को एपी में लेना है तो हम बोलेंगे कि मान लीजिए भाई आपका जो पहला एंगल हो गया वो हो गया a माइनस डी, दूसरा एंगल जो हो गया वो हो गया a, और तीसरा एंगल जो हो गया वो हो गया a प्लस डी। ये आपने ट्रायंगल के 3 एंगल्स को किस में ले लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ले लिए। क्लियर है। अच्छा, अब ये तीनों एंगल जो हैं किसके एंगल हैं, ट्रायंगल के एंगल हैं। अगर ट्रायंगल के एंगल हैं तो इन तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्लास 9 से आप पढ़ते हुए आए हैं। तो इन तीनों एंगल्स का सम होना चाहिए 180, यानी a माइनस डी, इसमें आप a ऐड करेंगे और फिर a प्लस डी ऐड करेंगे तो आपको कितना होना चाहिए, आपको 180 डिग्री होना चाहिए। क्या करा हमने, ये जो 3 एंगल्स हमें मिले हैं, हमने इन 3 एंगल्स को ऐड किया तो हमें सम कितना मिला, हमें सम 180 डिग्री मिला। रीजन क्या लिख दोगे ब्रैकेट में, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर है बात, बढ़िया। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो माइनस डी है और ये जो प्लस डी है ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल हो जाएंगे। हमने कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास a बचा, हमारे पास a बचा और हमारे पास क्या बचा, a बचा। a कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया, यानी कि हमने यहां पे 3a बराबर 180 डिग्री लिख दिया। इसको फर्दर हमने सॉल्व किया तो a की वैल्यू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 आ गई। जब 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, हमें 60 डिग्री मिल जाएगी। तो हमें a मिल गया कि a कितना है, 60 डिग्री है। तो अगर मैं इस हिसाब से अब मेरे एंगल्स को देखूं तो एक्चुअली में मेरे एंगल्स क्या हैं, एक्चुअली में मेरे एंगल्स अब हैं, a की वैल्यू 60 है, पहला एंगल a माइनस डी था, यानी कि पहला एंगल अब 60 माइनस डी हो गया। ठीक है, दूसरा एंगल a था, यानी कि दूसरा एंगल 60 डिग्री हो गया, और तीसरा एंगल a प्लस डी था, यानी कि तीसरा एंगल जो है आज 60 डिग्री प्लस डी हो चुका है। ये 3 एंगल हमारे पास आ गए। ठीक है, अभी क्वेश्चन में आगे बोला है कि जो सबसे छोटा एंगल है उसका मेजरमेंट डिग्री में और जो सबसे बड़ा एंगल है उसका मेजरमेंट रेडियन में, उसका रेशियो कुछ आपको दिया गया है। यानी कि यहां पे सबसे छोटे एंगल और सबसे बड़े एंगल की बात चल रही है। तो सबसे पहले तो लीस्ट एंगल निकालो, यानी कि सबसे छोटा एंगल निकालो। तो अगर आप सबसे छोटा एंगल निकालना चाहते हो तो सबसे छोटा एंगल है आपके पास 60 डिग्री माइनस डी। ये क्या है, ये आपके पास लीस्ट एंगल है, ये आपके पास सबसे छोटा एंगल है। और यहां पे अगर लार्जेस्ट एंगल आप निकालोगे तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा एंगल जो होगा यहां पे वो होगा 60 डिग्री प्लस डी। ठीक है, तो सबसे छोटा एंगल आ गया, सबसे बड़ा एंगल आ गया। हमें इस छोटे एंगल और बड़े एंगल के बारे में ही बात करनी है। क्या बात करनी है, लिखते हैं भैया, लीस्ट एंगल को मैं एल से दिखाता हूं। लीस्ट एंगल है 60 डिग्री माइनस डी और लार्जेस्ट एंगल को कैपिटल एल से दिखाता हूं, वो है मेरे पास 60 डिग्री प्लस डी, है ना। अब ये मेरे को क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, रेशियो ऑफ एंगल इन डिग्री ऑफ द लीस्ट टू द एंगल इन रेडियन ऑफ ग्रेटेस्ट इज 6:n। देखो जरा, ये जो लीस्ट एंगल है इसका रेशियो किस में लेना है, डिग्री में लेना है, और ये जो लार्जेस्ट एंगल है इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियंस में। इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें रेडियन में। एकदम ध्यान से मेरी बात सुनना, जो एंगल लार्जेस्ट है इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। आपको क्या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया था कि जब आपके पास डिग्री है और अगर आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हो पाई अपॉन 180 से। किससे मल्टीप्लाई करते हो आप उसको, पाई अपॉन 180 से। भाई ये एंगल जो है किसमें है, ये एंगल आपके पास डिग्री में है। आप लार्जेस्ट एंगल को किस यूनिट में चाहते हैं, रेडियंस में चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि जो सबसे छोटा एंगल है और सबसे बड़ा एंगल है, छोटा एंगल तो डिग्री में चल जाएगा पर बड़ा एंगल चाहिए रेडियन में, और उन दोनों का रेशियो है 60:n। तो स्मॉलेस्ट एंगल तो डिग्री में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पर ये जो लार्जेस्ट एंगल है वो कह रहे हैं कि नहीं भैया हमको ये रेडियन में चाहिए। तो रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने सिखाया था कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है।
तो अब जो आपका लार्जेस्ट एंगल है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे क्या है 60 डिग्री प्लस डी है। ये अपना कौन सा एंगल आ गया, ये अपने पास सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट एंगल आ चुका है। और ये स्मॉलेस्ट एंगल पहले से ही है और ये डिग्री में ही है तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने बोला था किसका रेशियो लिया था, उन्होंने लीस्ट और लार्जेस्ट का, मतलब उन्होंने सबसे छोटे एंगल और सबसे बड़े एंगल का रेशियो लिया था। और वो रेशियो देखिए है कितना है 60:n है। वो रेशियो कितना है 60:n यानी कि 60/n है ना। अब स्मॉल l यानी कि एंगल डिग्री वाला देखो ऊपर है हमारे पास कितना है भाई 60 डिग्री माइनस डी हमने रख दिया। कैपिटल L बड़ा वाला एंगल वो देखो कितना है, वो है अपने पास पाई अपॉन 180 डिग्री और यहां पे कितना है, यहां पे 60 डिग्री प्लस डी है, समझ रहे हो। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू जो है 60/n है। तो एकदम ध्यान से समझो यहां पे हुआ क्या, एक्चुअली यहां पे लीस्ट और लार्जेस्ट एंगल का रेशियो है तो वो रेशियो अपन ने पुट किया है ना, लीस्ट डिग्री में लार्जेस्ट रेडियन में, वो मैंने पुट किया और उसका रेशियो 60/n के बराबर दिया था तो मैंने रख दिया। कोई परेशानी इतने में नहीं, बढ़िया। चलो अब इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सर कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ी दुविधा है। तो सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, ये देखिए जरा, ये जो 180 डिग्री नीचे है बच्चों, आपको इतना इंफॉर्मेशन तो होगा, ये कहां चला जाएगा, ये ऊपर कूद के चला जाएगा। तो 180 डिग्री ऊपर आ गया तो यहां पे 180 डिग्री आप ऊपर ले आए और पहले से कौन बैठा है, पहले से आपके पास 60 डिग्री माइनस डी तो बैठे हुए हैं और नीचे क्या बच गया आपके पास, नीचे बच गया आपके पास 60 डिग्री प्लस डी। अरे सर पाई बच गया तो पाई को भी लिख दिया मैंने। और आरएचएस में देखोगे तो कितना है 60/n है या 60/पाई है, चलिए आई थिंक ये 60/पाई है, माफ करिएगा गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक में वो 60:n लिखा गया है। वो 60:n नहीं है बच्चों, वो एक्चुअली 60 क्या है, पाई है। वही तो मैं सोचूं कि पाई कैंसिल कैसे होगा भाई, तो 60:n नहीं था रेशियो, 60:पाई था, टाइपिंग मिस्टेक थी, माफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया 60/पाई। देख लो भाई क्या किया मैंने, जो नीचे वाला 180 था ना मैंने उसको ऊपर भेजा है और ऐसा मतलब कोई दमदार और धांसू काम नहीं किया मैंने। अगले स्टेप में इस पाई ने इस पाई को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया ना कैंसिल। और ये जो 180 डिग्री है क्या मैं इसको LHS से RHS में भेज दूं, भेज सकते हैं ना, ये क्या है मल्टीप्लाई में है। तो इसको अगर मैं LHS से RHS में भेजूंगा किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो चलो भेज देते हैं। तो अगर अपन 180 को उस तरफ भेजेंगे, न्यूमरेटर में है 60 डिग्री माइनस डी, डिनोमिनेटर में है 60 डिग्री प्लस डी, ठीक है। इस 180 डिग्री को अपन उस तरफ भेज देते हैं तो 60/180 हो जाएगा। अरे भाई कोई परेशानी तो नहीं, देख लो मैंने इस 180 को उस तरफ भेजा तो यहां पे मल्टीप्लाई में था तो उस तरफ डिवाइड में गया तो 60/180 हुआ, कोई परेशानी नहीं। अभी सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 हो गया। यानी कि कायदे से क्या बना, 60 डिग्री माइनस डी डिवाइडेड बाय 60 डिग्री प्लस डी की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 1/3 के बराबर आ गई। गलती कर दी क्या मैंने, देख लो जरा, सही है ना। अब इसको अपने को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, अरे यार जैसे सिंपली सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। ये है 60 डिग्री माइनस डी डिवाइडेड बाय 60 डिग्री प्लस डी और इसकी वैल्यू है 1/3 के इक्वल। ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई होने जाएगा और ये डिनोमिनेटर जो है उस तरफ मल्टीप्लाई होने जाएगा। बेसिक स्टेप्स आपके, 3 को इस तरफ ले आओ तो 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 60 डिग्री माइनस डी और ये 60 डिग्री प्लस डी को उस तरफ भेज दो तो ये इस तरफ आ गया। और इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको होगी, इसको जब उस तरफ भेजेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होके सेम आंसर आएगा, वो चेंज नहीं होगा। तो देखो क्या किया है, इस 3 को अपन ने इस तरफ भेजा है मल्टीप्लाई होने। आगे सॉल्व करोगे इसको तो 3 × 60 बन जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री, 3 × d बनेगा यहाँ पे 3d, यहाँ पे बन गया 60 डिग्री और ये बन गया अपने पास कितना, प्लस d, ठीक है। अब देखो ये जो 60 डिग्री है उसको इस तरफ से इस तरफ ले आओ तो ये 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो गया, माइनस 3d को उस तरफ भेज दूं तो 3d प्लस d हो चुका है। देखो क्या हुआ, ये जो 60 डिग्री है मैं इसको इस तरफ ले आया, माइनस 3d को मैंने उस तरफ भेज दिया। 180 में से 60 घटाऊंगा तो मुझे 120 डिग्री मिलेगा, 3d प्लस d करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, मुझे 4d मिलेगा। अब मैं दोनों तरफ क्या करूं, 4 से डिवाइड कर दूं, तो मैंने दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया तो d की वैल्यू जो है मुझे कितनी मिलेगी, मुझे d की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री मिलेगी। तो लीजिए मैंने स्मॉल डी की वैल्यू भी निकाल ली। अब स्मॉल डी की वैल्यू भी आ गई तो अब तो एंगल्स भी निकाल लेंगे अपन। क्या थे अपने एंगल्स, यहां पे आ जाओ, अपने एंगल थे ये 3 एंगल अपन ने यहां पे निकाल के बैठे थे। पहला एंगल था 60 माइनस डी, दूसरा एंगल था 60 और तीसरा एंगल था 60 प्लस डी। तो अभी मैं अगर एंगल्स की बात करूं 60 माइनस डी यानी कि 60 में से क्या घटाऊंगा, डी मतलब 30 डिग्री, अभी डी की वैल्यू निकाली है। दूसरा एंगल है 60 डिग्री, कोई इशू नहीं, और तीसरा एंगल है 60 प्लस डी
यानी कि तीसरा हो जाएगा 60 प्लस 30 डिग्री। गलत बोल रहा हूं क्या? डी की वैल्यू मैंने 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दी। आगे सॉल्व करोगे तो 60 में से 30 घटाओगे कितना मिलेगा? आपको 30 डिग्री मिलेगा। ये बीच वाला तो 60 रहेगा और 60 में 30 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? आपको 90 डिग्री मिलेगा। ये आपके फाइनल 3 एंगल जो है आ चुके हैं। अब कौन से ऑप्शन में ये मैच हो गए? तो ये आपके फर्स्ट वाले ऑप्शन में मैच हो गए, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही ऑप्शन है। तो अगर आप चेक करोगे तो आप देख सकते हो कि यस, पहला ऑप्शन सही है। एक बार मैं पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं कि हमने एक्चुअली क्या क्या करा और कैसे कैसे हम आंसर तक पहुंचे। तो हमने शुरुआत कुछ ऐसे करी कि हमें दिया गया था कि 3 एंगल एपी में है, तो हमने पहला एंगल ए माइनस डी, दूसरा एंगल ए और तीसरा एंगल हमने ए प्लस डी बोल दिया। एक बार एंगल्स को बोलने के बाद हमने सोचा कि यार ये तो ट्रायंगल के एंगल हैं, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। हमने सॉल्व किया, हमने ए की वैल्यू निकाल ली। जब ए की वैल्यू निकल गई तो हमारे पास जो 3 एंगल हैं, ए माइनस डी मतलब 60 माइनस डी, ए यानी कि 60, ए प्लस डी यानी कि 60 प्लस डी, ये 3 एंगल्स बन गए। ये 3 एंगल्स जब मिल गए तो हमने लीस्ट एंगल फाइंड किया। लीस्ट एंगल ये है, लार्जेस्ट एंगल ये है। उसके बाद आपको क्वेश्चन में ही बोला गया था कि लीस्ट एंगल तो डिग्री में चाहिए, लार्जेस्ट एंगल रेडियन में चाहिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा एंगल जो है रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। एक बार एंगल डिग्री में है, एक बार एंगल रेडियन में है। हमको उन दोनों का रेशियो बोला गया है कि लीस्ट एंगल डिग्री में, लार्जेस्ट एंगल रेडियंस में, उनका रेशियो जो है 60 अपॉन पाई था। क्वेश्चन में गलती से 60:n हो गया था, पर वो एक्चुअली 60:पाई है, यानी कि 60 अपॉन पाई हो गया। इसके अगले स्टेप में जब आपने सॉल्व किया तो ये जो नीचे वाला 180 था इसको अपन ने ऊपर भेज दिया। मतलब इसके बाद कैलकुलेशन है, आप सॉल्व करते गए करते गए करते गए और आपने डी का वैल्यू निकाल लिया 30। एक बार जब डी की वैल्यू निकल गई तो जैसा कि आप जानते थे एंगल है 60 माइनस डी, 60 और 60 प्लस डी, तो डी की जगह आपने 30 डिग्री रख दिया। तो 60 माइनस 30 30 डिग्री और डी बीच वाला तो 60 है और 60 प्लस डी यानी कि 60 प्लस 30 90 डिग्री। इस तरीके से तीनों एंगल आ गए। हमने ऑप्शन ए पे टिक लगा दिया, हमारा आंसर जो है आ गया। तो ये बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो सेकंड के बाद बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 3 पे, इसको भी पढ़ते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन कहता है द लार्ज हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ मच डिस्टेंस डज इट एक्सट्रीमिटी मूव इन 20 मिनट्स। तो आपको ऐसा बोला गया है कि आपके पास एक घड़ी है जो वॉल क्लॉक होती है, सर्कुलर क्लॉक होती है, उसकी बात यहाँ पे चल रही है और उसमें जो लार्ज हैंड, मिनट हैंड वाला जो होता है ना, उसकी बात की गई है कि वो जो है 42 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो एक तरीके से कह लो, अगर मैं डायग्राम यहाँ से बनाऊं आपके लिए, तो ऐसा मेरा वॉल क्लॉक है मान लीजिए, और इस वॉल क्लॉक में जो है मेरा यहाँ पे ये लार्ज हैंड रहा, ठीक है। मतलब लार्ज हैंड एक तरीके से जो आपका मिनट वाला हैंड है उसी की बात चलती है। और अगर आप क्लॉक की बात करते हैं तो एक्चुअली जो मिनट वाला हैंड होता है वो आपके रेडियस की तरह काम करता है उस सर्कल में। ये चीज़ आपने बचपन में भी पढ़ी होगी। प्रैक्टिकली हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस अपने को दिखता है कि यार कि जो बाहर वाली रिम है और जो मिनट वाली क्लॉक है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस है, बट जब अपन इधर बात करते हैं तो अपन ले लेते हैं कि उसको रेडियस की तरह। वैसे तो इस क्वेश्चन में उसका कोई प्रभाव ऐसा पड़ेगा नहीं कि वो रेडियस है या ना है, पर फिर भी एक थोड़ा सा मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया, ठीक है। चलिए, ये कितने सेंटीमीटर का लॉन्ग लेंथ है भैया? इसकी 42 सेंटीमीटर की लेंथ है। अच्छा, ये जो है इसका एक्सट्रीमिटी, मतलब ये वाले पॉइंट की बात चल रही है, ये 20 मिनट तक घूमता है। कितने मिनट घूमता है भैया? 20 मिनट घूमता है। तो 20 मिनट मान लो कि 20 मिनट में ये घूम के कहीं यहां आ गया। ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, हमको ये डिस्टेंस एक्चुअली यहां पे निकालनी है। समझ गए बात? क्या निकालनी है हमको ये डिस्टेंस निकालनी है। और इसने कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लिया है ये ट्रैवल करने में, तो टाइम उसने देके रखा है कि टाइम जो उसने लिया है भैया वो अपने पास 20 मिनट्स है। समझ गए? एक बार वापस से क्वेश्चन समझा देता हूं। ये आपके पास क्लॉक है जिसमें मिनट हैंड या कह लो लार्जर हैंड जो है 42 सेंटीमीटर का है। ये 20 मिनट के लिए रोटेट करता है और आपको फाइंड करना है कि ये एक्चुअली कितना डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया है अपने रिम पे। मतलब ये जो लार्ज हैंड एक्सट्रीमिटी जो है, अगर मैं यहां पे डायग्राम से आपको समझाऊं तो ये डिस्टेंस आपको एक्चुअली कैलकुलेट करके दिखानी है। समझ रहे हैं आप बात? ये चीज आपको क्या करनी है? कैलकुलेट करके दिखानी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ऐसा खेल यहां पे है, ठीक है सर। कैलकुलेट तो कर देंगे, आपने हमें रेडियंस की पढ़ाई करवाई है, कैलकुलेट तो हम कर देंगे। पर रेडियंस की पढ़ाई के लिए सर आपको ये एंगल निकलवाना पड़ेगा। ये जो एंगल होता है ये थीटा मान लीजिए सर, ये थीटा आपको कहीं ना कहीं रेडियन में निकलवाना पड़ेगा। आप कैसे निकलवाओगे? तो देखो जरा, एकदम ध्यान से मेरी बातें सुनना, आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए, आपका ये हैंड कौन सा हैंड है? मिनट हैंड है।
है, लार्जर हैंड कौन सा होता है, मिनट हैंड ही होता है। जो मिनट हैंड है उसके बारे में थोड़ी सी अपन पढ़ाई कर लेते हैं। जो मिनट हैंड है, कौन सा हैंड है बच्चों, जो मिनट हैंड है, जो कि एक्चुअली लार्जर हैंड है, वो 60 मिनट में कितना घूमता है। तो आप बोलोगे सर वो 60 मिनट में जो है 360 डिग्री घूमता है, गलत बोल रहा हूं क्या? 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में आपका मिनट हैंड पूरा गोल घूम जाता है, यानी कि 360 डिग्री गोल घूम जाता है। तो अगर मैं 1 मिनट में कितना डिग्री घूमता है वो निकालूं तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, है ना। 60 डिग्री मत बोलो, सिर्फ 60 बोल दो। गलत बोल रहा हूं क्या भाई? जो मेरा मिनट हैंड है वो 60 मिनट में 360 डिग्री घूमता है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगा, 360 अपॉन 60। बेसिक कैलकुलेशन। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो एक्चुअली वो 1 मिनट में कितना घूम रहा है, देखो जरा, वो 1 मिनट में एक्चुअली घूम रहा है, 360 को 60 से डिवाइड करेंगे, वो हमें मिलेगा, कितना मिल जाएगा हमें, 0 से 0 कैंसिल, 6 डिग्रीज मिल जाएगा। कितना डिग्रीज मिल जाएगा? ठीक, 1 मिनट में वो अपना जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्रीज घूमता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, बढ़िया। अभी कितना टाइम दिया है बच्चों? अभी जो टाइम आपको दिया गया है वो 20 मिनट्स दिया गया है। भाई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है तो 20 मिनट में कितना घूमेगा? तो 20 मिनट में वो घूमेगा 20 इंटू 6 डिग्रीज। बात समझ आप रहे हो? ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 20 मिनट में एक्चुअली कितना घूमेगा, तो 20 मिनट में घूमेगा 120 डिग्री। कितना घूमेगा 20 मिनट में? तो 20 मिनट में वो घूमेगा 120 डिग्री। क्या ये चीज आप समझ पाए? ये कैलकुलेशन कि आपका जो मिनट हैंड होता है वो 60 मिनट में कितना घूमता है, 360 डिग्री। 1 मिनट में 360 अपॉन 60 यानी कि 6 डिग्री। तो 20 मिनट में 20 इंटू 60 यानी कि 120 डिग्री वो घूमेगा। क्लियर है ये चीज? कहीं कोई कंफ्यूजन? बढ़िया। तो अपन ने ये वाला एंगल तो निकाल लिया 120 डिग्री, पर सर ये बेसिकली जो आप डिस्टेंस बोल रहे थे, डिस्टेंस में क्या निकालने को बोल रहा था कि ये जो क्लॉक वाला आपका मिनट हैंड है ये एक्सट्रीमिटी बाहर कितना घूमेगा, वो डिस्टेंस। यानी कि मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं आर्क की लेंथ निकालिए, यही बोल रहा हूं ना मैं। अरे ये जो पर्पल से मैंने शेड किया है, अगर मैं ये लेंथ आपसे बोलूं निकालने के लिए तो एक्चुअली वो कौन सा लेंथ है, वो अपने आर्क का लेंथ है। और मैं आपसे यही कह रहा हूं कि मुझे ये आर्क का लेंथ आप निकाल के दे दो। अब कैसे निकालेंगे सर आर्क का लेंथ? सो आर्क का लेंथ और ये जो है 42 सेंटीमीटर, ये कौन है सर? ये तो अपना रेडियस है, आपने अभी हमको समझा दिया था। सर हम जानते हैं कि ये जो आर्क है और रेडियस है ये आपस में रिलेटेड होते हैं इस थीटा से, जो थीटा होता है रेडियंस में। पर सर अब ये थीटा रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करें? देखो थीटा आ चुका है, ये जो आपका बच्चों 120 डिग्री है एक्चुअली ये थीटा ही है, बट इसको अपने को 120 डिग्रीज में नहीं, इसको अपने को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो ये भी सीख लेते हैं। अगर हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पाई अपॉन 180 से। तो अगर मैं इस थीटा की ही बात करूं आपसे, यहां देख लीजिए, अगर मैं थीटा से ही बात करूं तो इसको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 डिग्री से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई में कर देता हूं। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो एक्चुअली जो आंसर मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर हमको ये बेसिक कैलकुलेशन भी करके दिखाओ। तो अंदर वाला जो एंगल है थीटा वो हमने निकाल लिया, ये जो 2 पाई बाय 3 है यही आपका थीटा है। ठीक है, रेडियन में निकाल लिया। तो सर अब आपने हमें रेडियन की डेफिनेशन पढ़ाते पढ़ाते बताया था कि जो एक्चुअली थीटा होता है ये होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। थीटा क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ये अपन पढ़ चुके हैं। अब थीटा आपके सामने है 2 पाई बाय 3, लेंथ ऑफ आर्क आपको निकालना है, रेडियस तो नोन है 42 सेंटीमीटर। तो लो भाई मैंने रेडियस रख दिया 42 सेंटीमीटर। कुछ भी गलत बोला क्या? देख लो भाई, थीटा होता है L अपॉन R, थीटा रेडियंस में होना चाहिए तो हमने निकाल दिया है 2 पाई बाय 3। लेंथ ऑफ आर्क हमको नहीं मालूम, रेडियस हमको मालूम है। स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने 42 है, जो मिनट हैंड का लेंथ होता है, जो आपके लार्जर हैंड का लेंथ होता है वही आपका रेडियस होता है। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करें? तो ये जो 42 डिनोमिनेटर में है इसको इधर से उस तरफ भेजो, आ जाओ भेज दो। तो 42 इंटू 2 पाई बाय 3, और यहां पे क्या हो गया, यहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ L बचा। अब पाई जो होता है, ये पाई क्या होता है? तो सर पाई जो होता है ये भी इसकी वैल्यू होती है, या तो 3.14 होती है या तो 22/7 होती है। दोनों ही वैल्यूज ले सकते हैं? नहीं, दोनों नहीं ले सकते हैं। जब क्वेश्चन में वैल्यू स्पेसिफाई ना की हो तो आपको पाई कितना लेना चाहिए? 22/7 लेना चाहिए। और अगर दिया हो तो फिर तो जो दिया है वो ले लो। अभी उन्होंने नहीं स्पेसिफाई किया है तो पाई की जगह क्या रख दें? 22/7 अपन रख देंगे। चलो, तो यहां पर अपन ने बोला कि यार अपन लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो 42 हो गया, ये 2/3 हो गया, ये जो पाई है इसकी जगह कितना रख दो तुम? 22/7 रख दो। क्या ये चीज समझ में आई क्या किया मैंने? बढ़िया। अभी इसको सॉल्व करोगे थोड़ा सा आप, 7 1 7, 7 6 42, 3 1 3, 3 2 6। ये चीज क्लियर है क्या?
तो ये कुछ ऐसा जनरेट हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे आप तो एक्चुअली एल की वैल्यू कितनी आई, ये 2 है, ये 2 है, ये 22 है। एल कितना आ चुका है, मैं यहां पे लिखता हूं 2 इंटू 2 इंटू 22। ये देखो ना, एक 2 ये बच गया, एक 2 ये बच गया और ये 22 बच गया, तो एल की वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 इंटू 22। 2 2 होता है 4 और ये है आपके पास 22, तो 22 में 4 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा 88 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा आपको, 88 सेंटीमीटर। यानी कि लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया, लेंथ ऑफ आर्क आ गया आपके पास 88 सेंटीमीटर। यानी मेरे हिसाब से ऑप्शन ए जो है ट्रू होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। सारे स्टेप्स आपके सामने हैं जो मैंने यहां पे लगाए हैं। क्या लगाए हैं, सबसे पहले मैंने यहां पे लेंथ ऑफ आर्क पहले तो ये निकाला कि एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 20 मिनट में, 120 डिग्री। उसको फिर मैंने रेडियंस में कन्वर्ट किया, फिर थीटा बराबर एल अपॉन आर रखा, उसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, मुझे लेंथ ऑफ आर्क निकल गया। और जो लेंथ ऑफ आर्क है वही हमारा डिस्टेंस है, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए। आई होप ये पूरा जो सोल्यूशन है आपको समझ में आया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि यही आंसर है या नहीं है। तो अगर आप चेक करेंगे तो हमने ए लगाया है और आंसर भी कितना है, ए है। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। एक बार चेक कर लो कि आपको कहीं कोई स्टेप मिसिंग तो नहीं लग रहा, कहीं कोई स्टेप आपको समझ में ना आए तो। चलिए, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़िया। तो इस सवाल के बाद बढ़ते हैं अपन चौथे सवाल यानी कि इस सवाल पे। चौथे सवाल में क्या है देखते हैं जरा। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। देखिए, पिछले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया था, आपको बोला गया था कि यार रेडियस गिवन है, आर्क फाइंड करो, और एंगल गिवन था। नहीं, एंगल तो अपन ने निकाल लिया था। इस क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली आपको एंगल दे दिया है, उन्होंने आपको आर्क का लेंथ दे दिया है और आपसे बोल रहे हैं कि यार रेडियस फाइंड करके दिखा दो। कितना आसान काम हो गया, देखो जरा, लिख लेते हैं अपन वैल्यूज। लेंथ ऑफ आर्क अपने पास है, कितना है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपने पास है 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने पास एंगल गिवन है थीटा, थीटा गिवन है लेकिन 60 डिग्री में। अरे एंगल तो डिग्री में चाहिए नहीं अपने को, रेडियन में चाहिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपने इसको सॉल्व किया तो आपको मिल गया कि एंगल जो है वो अपने पास पाई बाय 3 है, ठीक है। और जो चीज कैलकुलेट करनी है वो कौन है, वो आपके पास रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो अगर फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला सिखाया था मैंने कि आपका जो थीटा होता है वो होता है एल अपॉन आर, है ना। रेडियस फाइंड करना है तो रेडियस को मैं इस तरफ ले आया तो थीटा इंटू आर क्या होता है, तो सर वो एल होता है ना। और थीटा को नीचे भेज दो तो आर क्या होता है सर, आर होता है एल अपॉन थीटा। एक बार देख लो भाई क्या क्या कर दिया मैंने यहाँ पे। तो मेरा आर क्या होगा, एल अपॉन थीटा होगा। कैसे, अरे थीटा होता है एल अपॉन आर, तो आर को इस तरफ भेज दिया तो थीटा इंटू आर बराबर एल, और फिर मैंने थीटा को नीचे भेज दिया तो आर बराबर एल अपॉन थीटा, है ना। अब लेंथ ऑफ आर्क मालूम है, थीटा मालूम है, रख देते हैं। चलो सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व जब करेंगे तो क्या आएगा, यहां पे सॉल्व कर लें। चलो यहां पे सॉल्व करते हैं। तो आर की वैल्यू आई है एल अपॉन थीटा, एल अपने पास है 37.4, ठीक है। और थीटा अपने पास है किसमें है, थीटा रेडियंस में है, यानी कि पाई बाय 3 है। अपन ने यहां पे रख दिया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 3 जो है ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर की वैल्यू आ जाएगी 37.4 मल्टीप्लाइडेड बाय 3, और नीचे क्या है, नीचे जो है अपने पास पाई है। क्या हम पाई की वैल्यू जानते हैं, क्या होता है पाई, पाई होता है सर 22/7। देखो क्वेश्चन में उन्होंने दिया है तो यहां पे अपन 22/7 रख देंगे। चलो रख देते हैं। तो यहां पे आप क्या करेंगे, आर की वैल्यू रख देंगे 37.4 मल्टीप्लाइडेड बाय 3, और पाई की जगह आपने रख दिया है बच्चों 22/7, ठीक है। और इसके बाद वापस से क्या होगा, ये जो 7 है कूद के यहां पे ऊपर चला जाएगा। तो चलो भेज देते हैं 7 को ऊपर, तो आर आ जाएगा आपके पास 37.4 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से आपने किसको कैलकुलेट कर लिया, इस तरीके से आपने आर को कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। हर एक क्वेश्चन का मैं कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाऊं, ये मेरे लिए पर्टिकुलरली पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन में आप 11वीं के बच्चे हैं, कैलकुलेशन कुछ क्वेश्चन में आप खुद भी कर सकते हैं। हाँ, मैंने कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया, मैंने आपको पहुंचा दिया वहां तक जहां पे बस आपको मतलब ऐसा समझ लो कि एक रेस की लाइन होती है। तो मेरा काम मैं यहां पे ये समझता हूं कि एकदम मैंने रेस की लाइन तक पहुंचा दिया है, वो जो फिनिशिंग लाइन है, बस इसको सॉल्व करके आंसर आपको निकालना है। तो एक ही क्वेश्चन में ऐसा किया है अभी तक, अभी ऐसा नहीं है कि मतलब चौथा क्वेश्चन है 3 आपको सॉल्व करके दिखाए। तो ये चौथा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप कैलकुलेशन इसका खुद से कर लीजिएगा। बच्चे हैं 11वीं के, आप कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। कौन सा आंसर होगा वो आपको बता देता हूं। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है सी वाला आना चाहिए, यानी कि 35.7 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए तो बता दिया है मैंने, इस तरीके से कुछ आना चाहिए
लास्ट स्टेप में आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, वो मैं आपको यहां पे नहीं बताऊंगा। आई होप दिस इज क्लियर, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बढ़िया, तो ये अपना चौथा क्वेश्चन होता है यहां पे खत्म और हम बढ़ सकते हैं सवाल नंबर 5 पे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, सिंपल सवाल है वैसे, उसी पे रेडियंस और उसी पे सवाल चल रहा है। मैंने बोला था ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, उन पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको कवर करके चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स, इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर। देखिए, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की याद दिलाऊं तो वहां पे हमें लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी थी, फिर फोर्थ क्वेश्चन आया जहां पे हमें रेडियस फाइंड करना था, और अभी फिफ्थ क्वेश्चन आया है जहां पे हमें एंगल फाइंड करना है। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, पहले डायग्राम बना देते हैं। तो डायग्राम में कुछ इस प्रकार से बोला गया है कि आपके पास एक्चुअली एक पेंडुलम है। पेंडुलम समझते हो, ये उसका होता है फिक्स पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट के अबाउट क्या करता है, वो ऐसे झूलता रहता है, घूमता रहता है। तो ऐसा एक पेंडुलम है, इसका लेंथ आपको दिया गया है कि यार इस पेंडुलम का जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर है, और जब ये झूलता है तो आप जानते होंगे कि एक सर्कल बनाता है। ठीक है, इस तरीके से मेरा जो पेंडुलम है वो झूल रहा है, एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट बना रहा है, कह लो वो आर्क बना रहा है। क्या बना रहा है उस सर्कल में, वो आर्क बना रहा है। इसमें उन्होंने ये जो 75 दिया है, ये बेसिकली किसका काम करता है, तो ये बेसिकली आपके रेडियस का काम करता है। किसका काम करता है 75, देखिएगा ध्यान से, तो 75 काम करेगा, जो लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो रेडियस का काम करेगा। ठीक है, और ये होता है लेंथ ऑफ आर्क, ये जो डिस्टेंस है जो कि पेंडुलम ट्रैवल करता है। क्या हमको दिया गया है कि कितना पेंडुलम ट्रैवल करता है, तो यहां पे दिया गया है कि जो टिप ऑफ पेंडुलम है वो 21 सेंटीमीटर ट्रैवल करती है, यानी कि एल जो है कितना ट्रैवल करती है, 21 सेंटीमीटर ट्रैवल करती है। समझ गए, ऐसा कुछ दिया गया है। और वो कह रहे हैं कि यार पेंडुलम कितने एंगल से झूला, ये एंगल आप हमें यहां पे निकाल के दिखा दो। पेंडुलम कितने एंगल से झूला, ये एंगल आप हमें यहां पे निकाल के दिखा दो। क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं वापस से बता देता हूं। भैया पेंडुलम है, उसका जो रेडियस है 75 सेंटीमीटर गिवन है, वो पेंडुलम झूल रहा है, वो जो लेंथ डिस्क्राइब करता है वो 21 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है कि वो कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे। ठीक है, तो देखिएगा जरा, रेडियस है, लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, आपको बस क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एंगल बनता है, और वो भी देखो, अगर यहां पे यूनिट्स देखोगे ध्यान से, तो जितना भी एंगल है ना ये रेडियन में है। अगर वो डिग्री में डालते तो ऊपर डिग्री का साइन बनाते, मैंने सिखाया था। अगर एंगल रेडियन में होता है तो कोई साइन नहीं दिखता, डायरेक्ट ऐसा नंबर लिखा रहता है, क्योंकि वो रियल नंबर्स, देखिए जो एंगल रेडियंस में होते हैं ना बच्चों, वो रियल नंबर्स को दर्शाते हैं। जो एंगल डिग्री में होते हैं ना, वो रियल नंबर्स को नहीं दर्शाते हैं। वो एक्चुअली एक सिस्टम होता है जिसमें 30 डिग्री 40 डिग्री ऐसा अपने को चिन्ह बनाना पड़ता है कि यार ये एंगल डिग्री में है। पर ये जो एंगल्स अपने पास रेडियन में आते हैं ना, इन पे कोई सिंबल नहीं रहता, बिकॉज दोज आर एक्चुअली रियल नंबर। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया था जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहा था। ठीक है, अभी थीटा होता है L अपॉन R। देखो जरा, L की वैल्यू है अपने पास 21, R की वैल्यू है अपने पास 75। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा अपन को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। 3 7 21, 25 3 75। तो आंसर जो है अपने पास आ जाएगा 7 अपॉन 25। कितना आंसर आ जाएगा, 7 अपॉन 25। भाई कौन सा ऑप्शन टिक होगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन अपन जो है यहां पे टिक लगा देंगे। यार कितने सारे क्वेश्चंस के फर्स्ट वाले ऑप्शन है, चलो देख लेते हैं एक बार सही है कि नहीं। तो अगर चेक करोगे तो यस, अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। तो सिंपल क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने अगर यहां पे थोड़ा सा भी ऑब्जर्वेशन किया तो आपने फाइंड किया होगा कि सर ने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन ऐसे उठाए जहां पे थीटा, एल और आर में क्वेश्चन थे। एक बार थीटा फाइंड करा सर ने, एक बार एल फाइंड करा, और सर ने एक बार आर फाइंड करा। आई होप ये जो टॉपिक है अच्छे से कवर हो गया, आपको कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन इस टॉपिक में नहीं है। बढ़िया, चलिए तो इस सवाल के बाद, पांचवें के बाद बढ़ते हैं अपन छठवें सवाल पे। ये भी एक्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, देखते हैं जरा। द सर्कुलर मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 1/2 एंड 1/3। फाइंड द थर्ड एंगल इन इंग्लिश सिस्टम। अब सर ये इंग्लिश सिस्टम क्या है, तो इंग्लिश सिस्टम का मतलब होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। अरे सर ये सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या है, तो भाई सेक्साडेसिमल सिस्टम का मतलब ये है कि जो एंगल्स हैं वो डिग्रीज में होने चाहिए, और डिग्री से छोटे यूनिट मिनट में होने चाहिए, और मिनट से छोटे यूनिट सेकंड में होने चाहिए। ये चीज आपको पढ़ाई जा चुकी है मेरे ही द्वारा, या फिर जहां से भी आपने पढ़ा होगा वहां पे ये चीज आपने पढ़ी होगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, तो आपको यहां पे क्या करना है, आपको एक ट्रायंगल दिया गया। अब इधर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात,
एकदम ध्यान से सुनो, आपको एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें एक एंगल दिया गया है 1/2। सर ये 1/2 कौन सा एंगल है? अरे यार रेडियन में एंगल है, कोई मतलब सिंबल नहीं बनाया डिग्री का, तो एंगल किस में है? रेडियन में है। सर आपको तीसरा एंगल दिया गया है 1/3, ये भी किस में है बच्चों? ये भी रेडियन में है। तो सॉरी दूसरा एंगल, तो आपको ये जो तीसरा एंगल है ये फाइंड करना है, पर ये रेडियन में नहीं फाइंड करना है। तो सर किस में फाइंड करना है? तो सर आपको ये डिग्रीज में फाइंड करना है, और सिर्फ डिग्री में नहीं होता है, डिग्री से मिनट, मिनट से सेकंड, उस तरीके से कुछ आपको सॉल्व करना है। ठीक है सर, समझ गए हम। तो सर पहले थर्ड एंगल रेडियन में तो फाइंड कर लो, डिग्री में तो अपन कन्वर्ट कर लेंगे, पर रेडियन में कैसे फाइंड करें तो वो सीख लो जरा। अगर आप तीसरे एंगल को रेडियन में फाइंड करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है यार? ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में तीन एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। हाँ 180 डिग्री होता है, पर सर एंगल तो रेडियन में है, तो सम भी 180 मत बोलो। 180 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करते थे तो मैंने सिखाया था उसको क्या लिखते हो? उसको पाई लिखते हो। तो अगर मैं तीसरा एंगल मुझे नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क ही रहने दूं, या फिर चलो x ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं अपन? x ले लेते हैं। अगर तीनों एंगल को सम करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा? 180 नहीं बच्चों, पाई मिलेगा। क्यों पाई मिलेगा? तो यार तीनों एंगल किस में है? मैंने रेडियन वाले यूनिट में लिए हैं, इसलिए मुझे कितना मिलेगा? इसलिए मुझे पाई मिलेगा। तो मैं यहां पे बोलूंगा ठीक है, तो जब हम इसको ऐड वैड करेंगे तो हम बोलेंगे x प्लस 1/3 प्लस 1/2, हमको कितना मिल जाएगा? हमको यहां पे जो है पाई मिल जाएगा। अब क्या करें? अब अपन 1/3 और 1/2 का क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। देखो दादा, अगर 1/3 और 1/2 का आप एलसीएम लोगे तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपको मिलता है 5/6। अब ये मत पूछेगा कि सर आपने 5/6 कैसे निकाल दिया, है ना, बच्चे नहीं अपन। तो ऐसा करो 5/6 को उस तरफ भेज दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई माइनस 5/6। तो यहां पे आ चुका है x की वैल्यू पाई माइनस 5/6। क्या पाई की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है? तो यस सर हम पाई की वैल्यू जानते हैं। पाई जो होता है वो होता है 22/7, और है ना, अरे पाई कितना होता है? 22/7 होता है। क्यों हैरान हो गए? 22/7, और ये क्या है? ये आपके पास माइनस 5/6 है। अब वापस से क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो एलसीएम लेते हैं। तो अगर 7 और 6 का एलसीएम आप जानते हैं तो 42 होता है। अब देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 42 है, तो ऊपर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 का। तो ये हो गया 22 मल्टीप्लाइडेड बाय 6, ये -5। ये 6 है, ये 42 है, तो ऊपर हमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमने कर दिया। आगे हम बढ़े, 6 2 12 का 2, 1 गया ऊपर, 6 12 प्लस 1 132, माइनस 7 5 35 डिवाइडेड बाय कितना कर दिया आपने? 42 कर दिया। इसको फर्दर आपने सॉल्व किया तो 132 में से अगर आपने 35 घटाया तो आपको कितना मिलेगा? 32 घटा दो, ये आई थिंक 99 मिलेगा क्या? एक बार चेक कर लो यार, हो जाता है कैलकुलेशन कभी कभार, मेरे से भी नहीं बनता। 97 मिलेगा। कितना मिलेगा? 97 मिलेगा। आई एम डैम श्योर कि हाँ 97 ही मिलेगा। तो अपन ने ऊपर लिख दिया 97 और नीचे लिख दिया कितना? 42। ये और कैंसिल हो सकता है क्या? तो एक बार देख लो, चेक कर लो। 97 आई थिंक एक प्राइम नंबर है, तो मुझे नहीं लगता ये कैंसिल होना चाहिए, कि हो जाएगा। 13 7 14 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा शायद, नहीं होगा, पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, एक बार चेक कर लो यार। 3 से तो नहीं हो रहा कैंसिल। अगर 7 6 करोगे, 7 1 7 7 2 नहीं होगा, कैंसिल तो नहीं होगा, या फिर हो भी जाएगा तो हटाओ। अब मैं तो कंफ्यूज ही हो गया कि होगा कि नहीं होगा। तो x की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 97/42, ठीक है। पर ये जो x की वैल्यू है आपके पास, ये किस में है बच्चों? ये आपके पास ये वैल्यू है रेडियंस में। रेडियन का सिंबल होता है c, इसलिए मैंने वहां पे c लगा दिया, जरूरी नहीं है लगाना। पर आपको किस में फाइंड करना है? डिग्री, मिनट्स और सेकंड में। तो चलो जरा उस पर आ जाए। तो एंगल है 97/42 रेडियन। एकदम ध्यान से देखना, एंगल कितना है भाई? एंगल है तुम्हारा 97/42 रेडियन। अगर रेडियन को आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैंने सिखाया था आप लोगों को कि आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 180 डिग्री अपॉन पाई से। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप उसको? 180 डिग्री अपॉन पाई से। देखो अब ये मत बोलना कि सिखाया नहीं था, जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री अपॉन पाई से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब पाई की वैल्यू हम जानते हैं, पाई है 22/7, तो ये हो गया 97/42, ये हो गया 180 डिग्री। पाई की जगह हमने यहां पे रख दिया 22/7, वापस से ये 7 ऊपर उठ के चला गया, तो ये बनता है 97 इंटू 180, यहां पे बनेगा 42, यहां पे बनेगा 22, और ये 7 चला गया ऊपर। ये चीज क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? आगे सॉल्व करोगे तो 7 1 7 7 6 42, क्लियर है? अभी थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, 6 1 6 और ये बन गया 30, है ना। तो एक्चुअली अपने पास क्या क्या बचा? यहाँ पे 97 बचा, यहाँ पे 30 बचा, यहाँ पे 22 बचा। तो बची चीजों को लिखते हैं।
तो ये बचता है यहाँ पे लिख लें क्या, यहाँ पे लिखते हैं पहले, बचा है 97 मल्टीप्लाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय कितना बचा है, डिवाइडेड बाय 22 बचा है, ऐसा कुछ बचा, कोई परेशानी? अच्छा ठीक है, अभी और कैंसिलेशन हो सकता है क्या? यस हो सकता है, 2 11 22 और ये कितना होगा, ये 15 होगा, और ये सब एंगल किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, डिग्री में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अपने पास ऊपर यहाँ पे बचा है 97, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना है, मल्टीप्लाई में है 15 और डिवाइड में कितना है, तो डिवाइड में अपने पास क्या है 11। तो 97 मल्टीप्लाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 11। तो 97 और 15 को क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, ये 97 है और ये क्या है 15 है, यहाँ पे हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया तो कैंसिल तो नहीं हो सकता ना, एक बार चेक कर लो। 11 8 88 कैंसिल तो नहीं होगा। 5 7 35 का 5 3 कैरी, 5 9 45 प्लस 3 48, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 97 बनेगा, ऐड कर दो 5 8 प्लस 7 5 का 15 का 5 1 चला गया ऊपर, 9 प्लस 1 10 प्लस 14 कितना हो गया 1455 हो गया। तो ऊपर कितना बच गया 1455 और नीचे कितना बच गया 11 बच गया। ये इस तरीके से कुछ बन गया। एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ सही तो किया अपन ने, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है। आई थिंक सब सही है, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 35 3 गया 48, ठीक है। 97 5 15 1 9 4 13 1 14, सही है भैया सही है। चलो तो इसके बाद अब क्या करें, तो सर इसके बाद अपन को क्या करना है, तो इसके बाद बेसिकली हमको ना ये जो आपको चीज मिली है 1485 डिवाइडेड बाय 11, 1485 है ना, कितना है 1455, गड़बड़ तो नहीं कर दी भाई मैंने, 1455 सही है सही है सही है। ये जो 1455 बाय 11 मिला है इसको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर ले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, चलो आओ कर लेते हैं। तो दादा यहाँ पे 11 से आप क्या लगा दीजिए भागा, यानी कि डिवाइड लगा दीजिए 1455 को। तो 11 1 होता है 11, तो 14 में से 11 घटाओगे कितना होगा 3, ये 35 का 5 नीचे आ गया और 11 3 होता है 33 और सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा और फिर ये 5 नीचे आ गया, फिर ये 5 नीचे आ गया, सही है ना, गड़बड़ तो नहीं कर रहे। 11 2 कितना होता है 22, डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, गलत बोल रहा हूँ क्या, सही बोल रहा हूँ ना, बढ़िया। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 11 तो नीचे आ गया, वो उधर कितना बचा 132 बचा और इधर कितना बचा 3 बचा। ये कुछ इस प्रकार से आपके सामने बन बुना के आता है 11 132 और 3। क्लियर, कहीं कोई डाउट नहीं, बढ़िया। एक बार चेक कर लो कि सही दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा देखो कभी कभार क्या जादू होता है, इधर ध्यान से समझना, एमसीक्यू है ना तो थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो सामने कितना आ चुका है 132 आ चुका है और ये सब कुछ किस में है भाई, डिग्री में है ना, 132 आ चुका है। तो अब इधर ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो पहला ऑप्शन रिजेक्ट मार दो, क्यों रिजेक्ट मार दे 130 से स्टार्ट हो रहा है। चौथा भी रिजेक्ट मार दो, क्यों रिजेक्ट मार दे 122 से स्टार्ट हो रहा है। तो या तो बी होगा या तो सी होगा, अपन फायदे में रह गए, अपन बच गए। तो अब अपने को ये देखना है कि बी और सी में से कौन सा सही है, कैसे देखें, चलो आ जाए। तो यहां पे अपन आते हैं, ऐसा है सर ये तो अभी भी डिग्री में है, मिनट और सेकंड का तो नामो निशान नहीं दिख रहा, दिखेगा, देखिए कैसे। तो ये जो 132 3/11 है तो आप इसको लिख देना है 132 डिग्री और ये जो 3/11 है इसको ऐसा लिख दे। अरे ये क्या कर दिया सर आपने, अरे यार मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो, सीखा है तुमने, बचपन से सीखा है। अगर तुम्हारे पास 1/2 रहता है तो उसको तुम 1 + 1/2 नहीं लिख पाते हो क्या, लिख पाते हो ना, वही काम मैंने आज यहाँ पे कर दिया है। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो ये काम मैंने यहाँ पे कर दिया। हाँ सर ये 132 डिग्री हो गया, पर ये सर 3/11 मिनट का क्या करें यार, ये तो कितना गंदा फ्रैक्शन दिख रहा है ना। तो फ्रैक्शन इनफैक्ट मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते है ना, अरे न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से भाई, तो क्या करें, तो ऐसा करो ना मिनट को किस में कन्वर्ट कर लो, डिग्री में। अब सर मिनट को डिग्री में तो कन्वर्ट करना हमने कभी सीखा ही नहीं। अरे सर सिखाया था आपने, अगर मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे 60 से। तो चलिए कर देते हैं। तो 132 डिग्री तो चलेगा, साथ में ये जो 3/11 डिग्री है आपने इसको कर देना है मल्टीप्लाई 60 से, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कन्वर्ट हो जाएगा वो मिनट में। लीजिए मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और वो कन्वर्ट हो चुका है किस में, मिनट में। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व अपन और कर ले लगे हाथों। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं एकदम ध्यान से देखिएगा, कैंसिल वगैरह तो कुछ होगा नहीं, 3 से 60 को मल्टीप्लाई कर दो 180 होगा, है ना। तो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, अरे लो लिखने की जगह मिटा ही रहा हूं मैं। ये देखो आगे तो 132 डिग्री है ना, और फिर प्लस का साइन है, इसको तो मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो ये बनेगा 180 मिनट अपॉन 11। देखो ऐसा बनेगा, कितना बनेगा 180 अपॉन 11 मिनट। भाई मिनट का सिंबल होता है एक डैश ऊपर लगाना। अब ये 180 अपॉन 11 फिर फ्रैक्शन बन गया, कोई बात नहीं, हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए करते हैं। तो 180 को क्या करना पड़ेगा आपको 11 से डिवाइड
डिवाइड, तो 11 वन जा 11, 18 में से 11 घटाया 7 बचा, 0 को आपने नीचे उतारा, 11 6 जा 66, सॉल्व करा 4 बचा, बस रुक जाओ इतने पे, चलो लिखते हैं। तो ये बच गया 132 डिग्री। यहाँ पे जो 180/11 है आप इसको लिखोगे क्या, नीचे 11 है और ये क्या बचा है 16, तो यहाँ पे 16 आ गया, डिनोमिनेटर वो रिमाइंडर 4 बचा, तो ये ऐसा आ गया, तो आपने ऐसा लिख दिया। अभी इस चीज को हटा दो, काम खत्म हो गया इसका। अब ध्यान से देखना मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनना, देख तो ही रहे हो, सुनो, बात को थोड़ी देख सकते हैं सर। ये जो आपके पास मिनट वाली चीज है आप इसको ब्रेक कर दीजिए। कैसे ब्रेक कर दें, अरे भाई इसको लिख दो 16 मिनट प्लस 4/11 मिनट। गलत बोल रहा हूं क्या, जैसे मिक्स फ्रैक्शन मैंने यहां पे ब्रेक किया था वैसे मिक्स फ्रैक्शन में यहां पे भी ब्रेक करूंगा, मैंने कर दिया 132 डिग्री 16 मिनट प्लस 4/11 मिनट। अब ये जो 4/11 मिनट है इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर थोड़ा सा सब्र रखो। देखो जरा 132 डिग्री 16 मिनट है तो इसको ऐसा लिख दो ना 132 डिग्री 16 मिनट्स। एक्चुअली ये जो चीज है इसको सेकंड में कन्वर्ट करने से पहले जरा ऑप्शंस पे गौर फरमाइए। तो अगर ऑप्शंस पे आप गौर फरमाएंगे तो यहां पे मिनट में 15 है, यहां पे मिनट में 16 है, आपके पास मिनट में कितना आया है, मिनट में आपके पास 16 आया है। तो एक्चुअली आप यहीं पे देख के फिक्स कर सकते हैं कि यार इसका आंसर सी होगा, क्योंकि उसमें मिनट में कितना है 16 है। देखो बी और सी में क्या कंफ्यूजन था, दोनों की शुरुआत 132 से हो रही थी, पर इसमें 15 था इसमें 16 था, और हमने अभी अभी कंफर्म किया है कि मिनट में एक्चुअली 16 होना चाहिए। तो देख लीजिए भैया आपका सी ऑप्शन हो जाएगा टिक, ये तो अपन समझ गए है ना, बी क्यों नहीं होगा। पर चाहो अगर देखो अब क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू तो हर बार आएगा नहीं, तो सर आप क्वेश्चन अच्छे से सिखा दो, सिखा रहे हो तो ये जो 4/11 मिनट्स हैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करिए। कैसे कन्वर्ट करें सर, तो सर सेकंड को सॉरी मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वापस से किससे मल्टीप्लाई करें, आप वापस से 60 से मल्टीप्लाई करें, समझ गए। और जब आप इसको वापस से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, आप इसको सॉल्व करना, मैं नहीं बता रहा क्या होगा, आप इसको सॉल्व करना और इसका आंसर जो है मिक्स फ्रैक्शन में मत लिखना। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर मिक्स फ्रैक्शन में मत लिखना, क्योंकि सेकंड से छोटी यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो किस में लिखेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे, और पॉइंट्स में लिखने के बाद उसको क्या करेंगे अपन, राउंड ऑफ करेंगे। वापस से सुनो मेरी बात, इसको जब सॉल्व करोगे देखो 240/11 होगा, तो 240/11 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखने मत चले जाना, क्योंकि सेकंड से छोटी यूनिट हमने डिफाइन नहीं करी है। उसको किस में लिखोगे, पॉइंट में लिखोगे, और पॉइंट को फिर राउंड ऑफ करना। तो जब आप पॉइंट को राउंड ऑफ करोगे ना तो आपके पास सेकंड में कितना आएगा, 22 सेकंड्स आएगा, ये मेरा आपको वादा है। और इसीलिए आप अपने सी ऑप्शन पे क्या कर सकते हैं, एकदम तरीके से टिक लगा सकते हैं, कहीं पे कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। आई होप जो मैंने बात बोली लास्ट में आप समझ पाए हैं, और कैसे मैंने आपको सिखाया कि ऑप्शंस आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं और कैसे आप ऑप्शन सेलेक्ट भी कर सकते हैं, वो चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये सारा रहा आपके सामने पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप कि सोल्यूशन आपको समझ में आया हो। अब इतनी मेहनत का काम कर रहा हूं तो मैं वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूं, पर चलो कर देता हूं। देखो एक ट्रायंगल था, दो एंगल गिवन थे, तीसरा नहीं गिवन था, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, अरे 180 नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि सारे एंगल अपन ने किस में लिए, रेडियन में लिया। तो एक्स की वैल्यू ये आ गई, पाई की जगह 22/7 रखा, सॉल्व किया तो एक्स जो है रेडियन में ऐसा आ गया। एक बार जब वो रेडियन में आ गया फिर अपन ने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला जानते हैं, सॉल्व किया। इसके बाद ये मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा बनाया अपन ने, उसको अपन दो पार्ट में विभाजित करते हैं, डिग्री वाले को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लो भैया मिनट का आ गया। एक बार आ गया तो ऑप्शन वेरीफाई कर लिया, मान लो ऑप्शंस नहीं दिए हैं तो अपन उसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर उसको डेसिमल में ही आंसर देना है और राउंड ऑफ करके देना है, ठीक है। चलो बढ़िया, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। आई होप कि आपको पूरा सोल्यूशन आया होगा समझ। अच्छा एक बार चेक कर लें, सी ऑप्शन ही नहीं है ना, देख लो जरा, ले सी ऑप्शन ही है, तो मतलब अपन सही थे। अब आ जाओ जरा 7th क्वेश्चन पे। तो देखो 7th क्वेश्चन सिमिलर है आपके 6th क्वेश्चन जैसा, ये 6 रेडियन है, आपको इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है। देखिए ये जो डिग्री मेजर होता है या सर्कुलर सिस्टम होता है या सेक्साडेसिमल, नहीं सर्कुलर नहीं, डिग्री मेजर कह लूं या सेक्साडेसिमल सिस्टम कह लूं या इंग्लिश सिस्टम कह लूं, ये सेम नाम है, इनको अलग अलग मत लीजिएगा। तो आपको 6 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, वही 180 डिग्री अपन पाई से मल्टीप्लाई करके, और जो तरीका मैंने बताया है आप वो तरीका लगाइएगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मैं इसको जानबूझ के सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप खुद भी कर सकते हैं। आंसर दिखा देता हूं, मार्क आउट कर लीजिएगा। इसका आंसर फर्स्ट वाला है, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, आंसर आएगा 100%, मेरी गारंटी है। पूरा मेथड आपको मैं समझा चुका हूं। चलिए भाई, तो 6th के बाद बढ़ते हैं, नहीं 7th पे पढ़ चुके हैं, अभी आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पे। तो 8th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपको गिवन है कि जो x साइन क्यूब थीटा है प्लस y कॉस क्यूब थीटा है, उसकी वैल्यू है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपको दिया गया है कि जो x साइन थीटा है वो y कॉस
थीटा के बराबर है तो आपको जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है यहाँ पे ट्रिकी हो गया, क्योंकि देख के तो उम्मीद है आप में से किसी को भी कोई आइडिया नहीं सूझा होगा। तो चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे सवाल को। बहुत आसान सवाल है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की सिर्फ वैल्यू ही तो फाइंड करनी है। देखिए सवाल की शुरुआत हम करेंगे जो हमें सबसे बेसिक चीज दी गई है इससे। क्या दिया गया है हमको, तो हमको दिया गया है यहाँ पे कि जो x मल्टीप्लाइडेड बाय साइन थीटा है इसकी वैल्यू इक्वल है y मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस थीटा के, है ना इक्वल। अब देखो या तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो या तो यहां से y की वैल्यू निकाल लो, ये आपकी चॉइस है, ऐसा कोई फोर्स नहीं है। जैसे चलो अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू जो एक्चुअली निकलेगी वो निकलेगी y यहीं रहेगा, cos थीटा यहीं रहेगा, बट जो ये साइन थीटा है ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो साइन थीटा है वो नीचे आ गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि x की वैल्यू अपन ने निकाल ली और कितनी निकाल ली, y टाइम्स ऑफ cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये चीज क्लियर है, ये क्या स्टेप किया मैंने, बढ़िया। अभी एक बार जब x की वैल्यू निकल गई है तो अभी इस इक्वेशन पे अपन फोकस करते हैं। आ जाओ, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है x साइन क्यूब थीटा, फिर यहाँ पे है y का कॉस क्यूब थीटा, और फिर ये किसके बराबर इक्वल है, तो ये बराबर इक्वल है यहाँ पे आपके पास साइन थीटा मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल, है ना। ये बराबर है ना, देख लो, है ठीक है। अच्छा x की वैल्यू देखो अपन ने अभी अभी निकाली है, तो यहाँ पे रख देते हैं, इस x की जगह अपन ये रख देते हैं। आ जाओ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे y टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, और यहाँ पे रेशियो में कौन है, मतलब नीचे कौन है, नीचे है साइन थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में कौन है, मल्टीप्लाई में है यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पे क्या बैठा है, यहाँ पे बैठा है y टाइम्स ऑफ कॉस क्यूब थीटा, और ये इस तरफ राइट हैंड साइड में तो है अपने पास साइन थीटा मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस थीटा। तो देखिए मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल बच्चों बस रिप्लेस किया है। किसकी वैल्यू रिप्लेस की है, तो यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू वहां से मैंने फाइंड करके रिप्लेस कर दी। अब देखो जरा, यहाँ पे नीचे एक साइन थीटा है और ऊपर साइन थीटा का क्या है, क्यूब है, यानी कि मैं एक बार तो साइन थीटा कैंसिल कर ही सकता हूं, और जब मैं कैंसिल करूंगा तो ऊपर कितना बचेगा भाई, क्यूब था, एक बार कैंसिल करने पे ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये चीज आपको समझ में आई भाई, नीचे क्या था, साइन थीटा था, ऊपर क्या था, साइन क्यूब थीटा था। तो अगर मैं एक बार साइन थीटा को कैंसिल करूंगा तो क्यूब की जगह क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो चलो आ जाओ, ऊपर लिख देते हैं अपन, तो यहां पे आ जाएगा y टाइम्स ऑफ, यहां पे बचा cos थीटा, और यहां पे क्या बचा है, यहां पे बचा है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। आई होप ये चीज क्लियर है। और फिर प्लस में क्या है यहाँ पे, y टाइम्स ऑफ cos क्यूब थीटा तो पहले से ही बैठा है, तो इसको अपन ने लिख दिया, और ये किसके बराबर इक्वल है, तो ये बराबर इक्वल है साइन थीटा मल्टीप्लाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल। तो एक बार चेक कर लीजिए कि आपको सारे स्टेप समझ में आए या नहीं। तो मैंने कुछ नहीं किया अभी बच्चों, सिर्फ कैंसिल करके वहां पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा। क्लियर। चलिए अभी इन दोनों जगहों में से मैं y cos थीटा को कॉमन लूंगा, यहां से भी मैं y cos थीटा को क्या लूंगा, कॉमन लूंगा। दोनों जगह से क्या कॉमन लूंगा, मैं y cos थीटा को कॉमन लूंगा। तो दोनों जगहों से मैंने y cos थीटा को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहां से y cos थीटा चला गया तो यहां पे अंदर बचता है साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का साइन, यहां से भी y गया, cos क्यूब थीटा है, cos थीटा बाहर चला गया है, तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे cos स्क्वायर थीटा बचेगा। और ये किसके बराबर इक्वल है, तो भाई ये बराबर इक्वल है आपके साइन थीटा मल्टीप्लाइडेड बाय cos थीटा के इक्वल। तो एक बार चेक कर लो ये स्टेप्स जो आपको समझ में आने चाहिए। मैंने दोनों ब्रैकेट में से y cos थीटा को बाहर लिया है, तो यहां से y cos थीटा चला गया, साइन स्क्वायर थीटा बचा, यहां से भी y चला गया, cos क्यूब थीटा था, एक cos थीटा चला गया तो cos स्क्वायर थीटा बचा। अब पूरी दुनिया जानती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। तो यहाँ पे ये क्या चीज है, यहाँ पे ये चीज है अपने पास y cos थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, और ये इस तरफ क्या है अपने पास, इस तरफ अपने पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अभी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे और यहाँ पे कॉस थीटा को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो चुकी है, तो y की वैल्यू जो है यहाँ पे साइन थीटा हो चुकी है। कितनी हो चुकी है y की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू जो है अपने पास साइन थीटा हो चुकी है, दोनों तरफ हमने cos थीटा को क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, y की वैल्यू हमने जो है यहाँ पे निकाल ली है। अब y की वैल्यू निकल गई है तो लगे हाथों अपन x की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इधर देखो, तो यहाँ पे x की वैल्यू अपने पास नोन है, क्या है अपने पास x, अपने पास x है y टाइम्स ऑफ cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये देखो हमने x की वैल्यू पहले ही निकाल ली थी, y टाइम्स ऑफ cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अभी y जो है
इसकी वैल्यू हमने निकाली है, क्या निकाली है, साइन थीटा। तो यहां पे रिप्लेस कर देते हैं, अगर रिप्लेस कर दोगे तो x की वैल्यू क्या होगी, ये साइन थीटा आ गया, यहां पे कॉस थीटा है और नीचे क्या है, नीचे साइन थीटा है, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, है ना। तो यहां से इस साइन थीटा और साइन थीटा को क्या कर दो, उड़ा दो, मैंने उड़ा दिया। तो यहां पे एक्चुअली बचा क्या, तो x की वैल्यू जो बचती है वो एक्चुअली यहां पे कॉस थीटा बचती है। x की कितनी वैल्यू बचती है, कॉस थीटा बचती है। तो देखिए हुआ क्या, शायद आपको बोर्ड के कारण दिख ना रहा हो सकता है कैमरे के कारण, पर फिर भी देखिए भाई आपका जो x है वो y cos थीटा अपॉन sin थीटा है ना। हमने क्या किया, y की वैल्यू जो साइन थीटा निकाली थी यहां रख दिया, नीचे वाला ऊपर वाला साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा, cos थीटा बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, cos थीटा आ गई। तो अभी अभी हमने देखा, क्या देखा, हमारे पास y की वैल्यू देखी हमने कि भाई y जो है अपना साइन थीटा है, और हमने देखा कि हमारा x जो है क्या है, ये हमारे पास cos थीटा है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फाइंड करनी थी। तो हमने सबसे पहले इसका होल स्क्वायर किया, तो यहां पे इस तरफ y स्क्वायर हो गया और यहां पे इस तरफ साइन थीटा का स्क्वायर हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा बन गया। यहां पे होल स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर हो गया और cos थीटा का होल स्क्वायर करा तो cos स्क्वायर थीटा बन गया। दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। तो LHS में क्या आ जाएगा, LHS में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। RHS में क्या आ जाएगा, RHS में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो LHS में हो चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो कौन से ऑप्शन में 1 है, तो डी वाले ऑप्शन में 1 है, हम डी वाला ऑप्शन टिक लगा देंगे। तो इस तरीके से मुझे लगता है आंसर डी होना चाहिए और आप देख सकते हैं कि आंसर डी है। तो ये इस तरीके के भी सवाल कई बार एग्जाम में आपको मिल सकते हैं और ये पूरा प्रोसेस जो है मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है। शुरुआत हमेशा सबसे आसान जगह से आप कीजिए। वहां से मैंने सबसे पहले x की वैल्यू निकाली, इस x की वैल्यू को इस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन में पुट किया, सॉल्व किया, तो मुझे पता चली कि y की वैल्यू निकल गई। जो y की वैल्यू निकली उसको मैंने x वाले में रिप्लेस कर दिया तो x की वैल्यू निकल गई। और जैसे ही एक बार वैल्यू निकल गई फिर तो टेंशन ही अपना खत्म हो गया। कैसे, जो x और y है उनको होल स्क्वायर करा, ऐड करा और आंसर आपके सामने है। तो आई होप ये सारे स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे और स्टेप्स समझने में तो कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, चलिए तो 8वें के बाद अपन बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 पे। ये बहुत सिंपल सवाल है, इनफैक्ट 10th क्लास से ये सवाल उठाया गया है और आपको निकालना है वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का। फटाफट मैं कर देता हूं, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, 10th क्लास का ही सवाल है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। सवाल ये है कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा है। ठीक है, तो आपने सेक स्क्वायर को थीटा को लिख देना है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है आपको इसको लिख देना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या ले लेना है, आपको एलसीएम ले लेना है। अगर एलसीएम लोगे तो नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा यहां पे sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। ये sin स्क्वायर थीटा यहां जाएगा तो 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बना प्लस साइन, ये cos स्क्वायर थीटा यहां जाएगा 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा, यहां पे cos स्क्वायर थीटा बना। तो देखो हुआ क्या, हमने sec स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। फिर हमने एलसीएम लिया, ठीक है, सिंपल एलसीएम, और न्यूमरेटर में ऐसा, डिनोमिनेटर में ऐसा बना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बनता है 1, तो न्यूमरेटर बन चुका है 1 और डिनोमिनेटर क्या है, तो डिनोमिनेटर है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जरा यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये अपने पास बना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, इसको यहां पे लिखता हूं, यहां पे जगह की कमी पड़ जाएगी फिर से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइडेड बाय 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें तो परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए भाई, साइन स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो वो होता है आपके पास क्या, कोसेक का उल्टा होता है, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं, नीचे कॉस था और गलती से मैंने उसको कोसेक लिख दिया, वही तो मैं सोच रहा था कि कहां गड़बड़ हो गई, ये कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अभी मिस्टेक अपन ने हटा ली। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा। तो अपना फाइनल आंसर जो है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। चाहो तो उसको रीअरेंज कर लो, जो अपना सेक स्क्वायर थीटा है उसको आगे लिख दो और जो कोसेक स्क्वायर थीटा है इसको पीछे लिख दो। अब कौन से ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर है, तो मेरे हिसाब से बी वाले ऑप्शन के हिसाब से ये आंसर है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। देख लो जरा, बी वाला ऑप्शन वही है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। चेक कर लेते हैं, यस बी वाला ऑप्शन सही है। तो बेसिक 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ना वो हमने लगाई है, पहले रेसिप्रोकल लिया, एलसीएम फाइंड किया, फिर ये आइडेंटिटी के हिसाब से 1 लिख दिया, फिर उसको अलग अलग कर
करा, आंसर आपके सामने। आई होप ये क्वेश्चन तो आप सभी को आसानी से समझ में आया होगा, दिक्कत कहीं पे नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो इस सवाल को समझने के बाद बढ़ते हैं अपन अगले सवाल यानी कि 10वें सवाल पे। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, 10वीं लेवल का सवाल है। तो ये आपको एक बड़ा सा इक्वेशन दिया गया है और आपको एक्स की जो है वैल्यू फाइंड करनी है। अगर स्टैंडर्ड एंगल्स आपको याद है फिर तो सवाल बहुत आसान है। चलिए मैं करके दिखाता हूं आपको। तो सवाल कुछ इस प्रकार से है, मैं ये पूरा इक्वेशन वापस से लिख देता हूं। यहां पे x है, यहां पे साइन के अंदर π/4 है, यहां पे cos स्क्वायर है और यहां पे π/3 है। ठीक है, RHS की बात करूं मैं तो यहां पे tan स्क्वायर है और उसके अंदर π/3 है, फिर यहां पे कोसेक है और उसके अंदर क्या है π/6 है। ठीक है, जनरली π/3 π/6 ये वैल्यूज पे ना अपने को रेशो याद नहीं रहते। फिर यहां पे सेक है, यहां पे π/4 है और फिर यहां पे cot स्क्वायर है और इसके अंदर π/6 है। ये चीज आपको जो है यहां पे दी गई है। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये जो एंगल रेडियंस में गिवन है, अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपके लिए सहूलियत रहेगी, आसानी से आप आंसर्स याद कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे। तो मैं यहां पे बता देता हूं कि π/4 का मतलब कितना होता है, उसका मतलब होता है 45 डिग्री, है ना। π/3 का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है 60 डिग्री। अब ये मत पूछना कि सर ये कैसे आता है, बहुत सिखा चुका हूं भाई। पाई का मतलब क्या होता है 180, तो π/4 180/4 45, पाई का मतलब होता है 180, π/3 180/3 60। ऐसे ही अगर π/6 आप निकालना चाहते हो, पाई है 180, 180/6 कितना मिला 30 डिग्री मिला। तो जहां जहां ये पाई के टर्म्स में एंगल है वहां वहां डिग्री के टर्म्स में डाल लो, वैल्यूज रिकॉल हो जाएंगी। तो यहां पे हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन के अंदर π/4 की जगह यहां पे 45 डिग्री बना, यहां पे cos स्क्वायर π/3 की जगह ये 60 डिग्री बना, है ना। इधर आ जाओगे तो वापस से यहाँ पे tan स्क्वायर π/3 की जगह tan स्क्वायर 60 डिग्री बना, यहाँ पे कोसेक π/6 की जगह एक्चुअली वहां पे 30 डिग्री बन चुका है। नीचे डिनोमिनेटर में sec π/4 यानी कि sec यहाँ पे 45 डिग्री बन चुका है और cot स्क्वायर π/6 यानी कि यहाँ पे cot स्क्वायर के अंदर 30 डिग्री जो है बन चुका है। अब इसके आगे बच्चों क्या करना है, सुनो, मैं सॉल्व नहीं कर रहा। क्यों नहीं सर सॉल्व कर रहे हो आप, यार 10वीं का सवाल है, तुम करोगे। कैसे करोगे, तो सुनो, यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू तुमको मालूम होनी चाहिए। कितनी होती है साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री मत रखना, यहाँ पे 1/√2 रखना। ऐसे ही मैं वैल्यूज यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ, आपको बस पुट करना है और सॉल्व करना है। ये खुद से करना पड़ेगा। अगर ये बेसिक सवाल नहीं हो रहा तो यार 11वीं में आना तुम डिजर्व नहीं करते हो। देखो जरा, तो मैं यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू, वैसे तो कायदे से ये भी याद होनी चाहिए आपको, ये वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, फिर cos 60 डिग्री स्क्वायर तो आपको करना पड़ेगा बच्चों। अगर मैं cos 60 डिग्री की बता दूं वैल्यू तो cos 60 डिग्री होता है 1/2, बाकी आप देख लीजिएगा। अगर मैं tan 60 डिग्री की वैल्यू आपको बता दूं तो वो होता है √3, बाकी उसका होल स्क्वायर तो यार आपको करना पड़ेगा। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मतलब होता है साइन 30 डिग्री का रेसिप्रोकल, यानी कि आंसर 2 आता है। और अगर सेक 45 डिग्री की वैल्यू मैं आपको बताऊं तो वो होता है यहाँ पे √2, वो आप डाल लीजिएगा। और cot 30 डिग्री उसका होल स्क्वायर आप अगले स्टेप में करोगे। cot 30 डिग्री कितना होता है यार, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो cot 30 डिग्री कितना होगा √3। ये वैल्यूज मैंने आपको दे दी है, आप पुट करिएगा, सॉल्व करिएगा। LHS है RHS है, सॉल्व करना, x की वैल्यू आपसे आएगी। और अगर आंसर वेरीफाई करना है तो ये C वाला ऑप्शन यानी कि 8 आंसर आपका x की वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले डिग्री मतलब रेडियन में जब भी हो डिग्री में कर लो, सहूलियत रहती है। तुमको अगर रेडियन में ही याद है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद ऐसे वैल्यूज अलग से लिख लो, मतलब साइड में जाके। नहीं याद आ रही है वैल्यू तो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो स्टैंडर्ड टेबल है वहां से देख सकते हो, वहां से देख के अगर वैल्यूज याद आ गई फिर तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप प्लेस कर देंगे वैल्यूज, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा और आंसर 8 आएगा, ये गारंटी है मेरी। तो एक बार आप खुद कर लीजिएगा और अगर समझ में आ जाए, वैसे तो आ जाएगा यार, 10वीं लेवल का सवाल क्यों नहीं आएगा, ऐसी थोड़ी 11वीं में अपन पहुंचे। ठीक है भाई, तो 10वें सवाल के बाद बढ़ते हैं अपन 11वें सवाल पे। और ये सवाल यहाँ से थोड़ी 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री जो है स्टार्ट होती है। तो एक एक करके देखते हैं अपन कि किस लेवल के सवाल है और कैसे कैसे करेंगे। तो सर अभी तक 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी क्या, नहीं यार करी है 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री, पर यहां से एक एक करके वो टॉपिक चालू होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला सवाल देखो, tan थीटा की वैल्यू जो है आपको कितनी दी गई है, आपको tan थीटा की वैल्यू दी गई है 3। कितनी दी गई है tan थीटा की वैल्यू, आपको 3 दी गई है। और यहां पे बोला गया है कि आपका जो थीटा है ये कहां लाई करता है भाई, थीटा लाई करता है आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपसे यहां पे डिमांड की गई है कि आप जो है यहां पे हमें साइन थीटा की वैल्यू बता दीजिए।
दीजिए, किसकी वैल्यू बता दीजिए आप हमें, आप जो है हमें साइन थीटा की वैल्यू बता दीजिए, समझ गए। tan थीटा आपको दिया गया है, थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, साइन थीटा निकालना है। तरीका समझो, अगर tan थीटा दिया गया है तो एकदम ध्यान से देखो, अगर tan थीटा दिया गया है तो भाई इसको tan थीटा को क्या मैं लिख दूं, क्या मैं इसको 3/1 लिख दूं, गलत कर रहा हूं क्या, 3/1 लिख के नहीं लिख सकता क्या, लिख सकते हो सर। अच्छा tan क्या होता है, तो आप बोलोगे सर tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, गलत बोल रहा हूं क्या, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं कंपेयर यहां पे करूं तो मैं लिख सकता हूं कि मेरा जो परपेंडिकुलर है वो 3x है और मेरा जो बेस है वो क्या है, x है। अब ये मत बोलना ये तुमको समझ नहीं आया, क्योंकि ये काम तुम 10वीं से करते आए हो, है ना। तुमने क्या किया देखो यार, मैंने क्या किया, तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो, तुम देख रहे हो, देखो मैंने क्या किया, tan थीटा है 3 तो मैंने उसको 3 रहने दिया, बस उसको मैंने 3/1 लिख दिया, ठीक है। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने कॉमन रेशियो x ले लिया, परपेंडिकुलर हो चुका है 3x, बेस हो चुका है x, बेसिक सी चीज, कंफ्यूजन कहीं, बढ़िया। तो यहां पे परपेंडिकुलर हो चुका है 3x, बेस हो चुका है कितना x, क्लियर है, ठीक है। एक बार परपेंडिकुलर बेस आ चुका है, अब क्या हमको निकालना है, कौन सा, साइन थीटा। इसके बारे में तो अपन बाद में सोचेंगे। भाई परपेंडिकुलर बेस आपके पास है, हाइपोटेनियस तो निकाल लो। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं छोटा सा, इधर देखिए, अगर मैं एक छोटा सा ट्रायंगल यहां पे बनाऊं और इसको अगर मैं थीटा मानूं, इसको क्या मानूं मैं, अगर थीटा मानूं, ये मेरा 90 मानूं, ये है मेरा परपेंडिकुलर जिसकी वैल्यू अभी अभी हमने देखी है कि वो कितनी है, वो 3x है। ये है अपना बेस जिसकी वैल्यू हमने देखी है वो x है। तो क्या हम यहां पे हाइपोटेनियस कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम जो कि कहता है कि अपना हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर कितना है देख लो जरा, परपेंडिकुलर है 3x, तो यहां पे अपन क्या कर देंगे, यहां पे 3x का होल स्क्वायर कर देंगे। बेस कितना है अपने पास x, तो यहां पे अपन क्या कर देंगे, x का होल स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया, सॉल्व करते हैं इसको, फर्दर सॉल्व करोगे तो 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर, x का स्क्वायर तो x स्क्वायर रहेगा, ऐड करोगे तो हाइपोटेनियस स्क्वायर आपको 10x स्क्वायर मिलेगा, अंडर रूट ले लोगे तो हाइपोटेनियस कितना मिल जाएगा, अंडर रूट 10 का अंडर रूट 10x का वो रूट। तो इसको सॉल्व करोगे तो हाइपोटेनियस एक्चुअली अंडर रूट 10x मिलेगा। हाइपोटेनियस कितना मिलेगा, अंडर रूट 10x। देखो 10 का अंडर रूट तो नहीं निकाल सकते, पर x स्क्वायर का अंडर रूट x आता है, यानी हाइपोटेनियस अपन ने निकाल लिया कि हाइपोटेनियस तो हो गया अंडर रूट 10x। बहुत बढ़िया, हाइपोटेनियस अपन ने निकाल लिया। एक बार ये हाइपोटेनियस निकल गया, इसके बाद क्या हमको निकालनी है, किसकी वैल्यू, तो हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा भाई रेशियो होता है। अच्छा एंगल ऑलरेडी हमको दिया है, किस क्वाड्रेंट में दिया गया है एंगल, तो आप बोलेंगे सर एंगल हमें थर्ड क्वाड्रेंट में दिया गया है। तो सबसे पहले सवाल तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, तो आप बोलेंगे कि सर थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो तो सर नेगेटिव होता है। तो पहली चीज तो ये कि यहाँ पे एक नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये नेगेटिव आपने इसलिए मल्टीप्लाई किया, ये नेगेटिव ये दिखाता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है। ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, बहुत सिखा चुका हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है, इसीलिए मैंने नेगेटिव का साइन लगाया। अच्छा साइन का प्रॉपर्टी क्या है भाई, साइन क्या होता है, तो सर बोलोगे कि साइन होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। गलत बोल रहा हूं क्या, नहीं। अब नेगेटिव तो बाहर में बैठा है, परपेंडिकुलर की वैल्यू देखो कितनी है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3x, तो परपेंडिकुलर अपना कितना है 3x। हाइपोटेनियस कितना है अपना, हाइपोटेनियस है अपने पास रूट 10x, तो अपन यहां पे क्या रखेंगे, नीचे रूट 10x रख देंगे। नेगेटिव बना रहेगा बच्चों, क्योंकि नेगेटिव ये दिखाता है कि एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। आगे सॉल्व करोगे तो ये x ने इस x को कैंसिल कर दिया, आंसर कितना बना, आंसर बना -3/√10, यानी कि बेसिकली अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, बेसिकली अपन ने साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली और आंसर आ चुका है -3/√10। अगर यहां पे ऑप्शन चेक करें तो सी वाले ऑप्शन पे अपन टिक लगा सकते हैं, और अगर चेक कर लें तो यस सी वाला ऑप्शन अपना सही है। तो आप देख सकते हो ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपके सामने किए हैं, स्टेप बहुत सिंपल मैंने किए हैं भाई। tan थीटा गिवन था, उसको 3/1 में लिख के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में लिख के, रेशियो के टर्म्स में मैंने आपसे बातें कर ली, और एक बार ट्रायंगल बनाया तो पाइथागोरस से हाइपोटेनियस निकाल लिया, और उसके बाद साइन थीटा निकालना तो एकदम बच्चों का खेल है, जो आपके सामने मैंने सॉल्व करके दिखाया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, और कंफ्यूजन है तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, फिर देख लीजिए, और अगर उसमें भी समझ ना आए तो मेरा सजेशन है कि जो अच्छे से कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैंने बनाए हैं, मतलब वो आपने नहीं देखे, उनको एक बार देखिएगा। ये सारे टॉपिक्स मैंने एकदम एट लेंथ आपको समझाए हैं। चलिए
11वें के बाद हम बढ़ सकते हैं सवाल नंबर 12वें पे। बड़ा ही सिंपल और टुच्चा सवाल। देखो भाई, तो हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे देख लो, बहुत आसान तरीका है। ये अलाइड एंगल का एक्चुअली क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में ऐसा है, इस तरफ कोसेक है और अंदर जो है 90 डिग्री प्लस थीटा है, ठीक है, और फिर इसके साथ प्लस है, फिर यहाँ पे x है, यहाँ पे कॉस थीटा है, और यहाँ पे कॉट के अंदर क्या है, कॉट के अंदर जो है 90 डिग्री प्लस थीटा है, और RHS में क्या बैठा है बेटा, तो RHS में बैठा है साइन के अंदर 90 डिग्री प्लस थीटा। एक बार सारे स्टेप्स चेक कर लो, जो दिया था वही लिखा है मैंने। बच्चों यहां पे अलाइड एंगल याद होना चाहिए कि कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। अगर ये सब याद नहीं है फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, और मैं सिखाने भी नहीं वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो से पहले मैंने वन शॉट वीडियो बना दी थी, 2 घंटे से कम की वन शॉट बनाई है। मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री का हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने उस वन शॉट में है डाला। अगर तुमने वो वन शॉट वीडियो देखी है तो तुमको अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। अगर तुमने फुल लेंथ वीडियोस देखी है मेरी, फिर तो तुमको आता ही है। अगर फुल लेंथ नहीं देखी, तुमने गलती से वन शॉट देख ली जो 2 घंटे से कम का बना दिया मैंने, मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री 2 घंटे के अंदर पढ़ा दी, कम में 3 मिनट कम, मतलब 1 घंटा समझ लो 57-56 मिनट में मैंने ट्रिग्नोमेट्री की सारे कॉन्सेप्ट बताए। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए, झूठ नहीं बोलूंगा, पर उसमें मैंने ये चीज पढ़ाई है कि अलाइड एंगल को एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं। तो जरूर आपको देखनी है, नहीं देखी है तो फुल लेंथ तो देखी ही होगी, और वो भी नहीं देखी है तो किसी टीचर से तो पढ़े ही होगे। नहीं पढ़े हो तो यार मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ लो ना। कहां पे पढ़े सर? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का अपन लिंक डालते हैं ना, वहां से जाके। चलो बढ़िया, अभी आ जाओ, प्रमोशन भी कर लिया मैंने बीच बीच में। कोसेक 90 प्लस थीटा होता है बच्चों, डायरेक्ट लिख दें, कोसेक 90 प्लस थीटा होता है सेक थीटा। क्या होता है कोसेक 90 प्लस थीटा? सेक थीटा। यहाँ पे एक्स जिंदाबाद रहेगा, यहाँ पे कॉस थीटा भी रहेगा। कॉट 90 प्लस थीटा होता है बच्चों माइनस टैन थीटा। क्या होता है? माइनस टैन थीटा, ठीक है। और साइन 90 प्लस थीटा होता है यहाँ पे कॉस थीटा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया? तो यार अलाइड एंगल लगाया मैंने, सीख लो थोड़ा जाके, आ जाओगा आगे। तो सेक थीटा को मैं लिख देता हूं 1/cos थीटा, क्या पता बाद में कुछ काम हो जाए, ठीक है। और यहां पे देखना जरा, ये प्लस है और ये माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है ना सब कुछ, तो ये माइनस साइन आ गया। ये एक्स रहने दिया, ये मैंने cos थीटा रहने दिया। अब इधर देखिएगा, ये माइनस को तो मैंने प्लस से मल्टीप्लाई करके इधर ले आया है, तो उस माइनस का तो लोड खत्म। ये जो tan थीटा है, इस tan थीटा को हम लिख देंगे यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। और इस तरफ कौन बैठा है? इस तरफ आपके पास तो cos थीटा बैठा ही बैठा है। यहाँ पे ये वाले cos थीटा ने इस वाले cos थीटा को क्या कर दिया भाई? कैंसिल कर दिया, तो लो हो गया कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा आपके पास 1/cos थीटा माइनस साइन, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे sin थीटा बचा, और उस तरफ क्या बचा बेटा? उस तरफ cos थीटा बचा। क्या ये सारे स्टेप्स आपको समझ में आ रहे हैं? कहीं कोई कंफ्यूजन है? चेक कर लीजिए एक बार क्या क्या हुआ है। तो यहाँ पे मैंने देखो क्या ही बताऊं यार, ये माइनस साइन प्लस माइनस हो चुका है, फिर tan थीटा को sin अपन cos लिख दिया, cos ने cos को कैंसिल कर दिया, तो उधर sec थीटा को 1/cos थीटा लिख दिया, बीच में माइनस आ गया, x बचा, sin थीटा बचा, RHS में क्या बचा? cos थीटा बचा। अभी क्लियर है? अब सुनो इसका अगला स्टेप, सुनो ध्यान से। अब ये अगले स्टेप में ये जो cos थीटा वाला टर्म है इसको RHS से LHS में भेज दो, और ये जो x sin थीटा वाला टर्म है इसको LHS से RHS में ले आओ, बहुत फायदे में रहोगे, समझना स्टेप जरा। तो cos थीटा को अपन ने उस तरफ भेजा, तो यहाँ पे तो cos थीटा किस में है? प्लस में है, तो उस तरफ जाएगा तो किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो यहाँ पे पहले ही 1/cos थीटा बैठा था, ये जो cos थीटा है उस तरफ चला गया तो माइनस cos थीटा हो गया, है ना भाई। और ये जो टर्म है माइनस x sin थीटा वो LHS से RHS में आ गया, तो नेगेटिव से इस तरफ आएगा तो प्लस में आएगा, यानी कि प्लस x sin थीटा आएगा। देख लो जरा ये स्टेप्स जस्टिफाइड है कि नहीं। ये cos थीटा को अपन ने इधर भेजा माइनस cos थीटा, माइनस x थीटा को उस तरफ भेजा तो प्लस x sin थीटा, ठीक है, माइनस x sin थीटा को उधर भेजा। तो अभी क्या करेंगे बच्चों? अभी अपन यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे अपन? एलसीएम। चलो एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर एलसीएम आप लोगे तो cos थीटा और 1 का एलसीएम यहाँ पे नीचे आ जाएगा cos थीटा, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखना जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होने आएगा, ये cos थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होने जाएगा, 1 इंटू 1 1 होता है, माइनस साइन cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है? और इस तरफ क्या बचा है? इस तरफ तो अपने पास x sin थीटा बचा ही बचा है। देख लो भाई, कहीं पे कोई परेशानी किस स्टेप में? मैंने एलसीएम लिया है बच्चों, 1 इंटू 1 1, ये cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, बीच में कौन सा साइन? माइनस, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू x sin थीटा। अभी क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी इसके आगे यहाँ पे सॉल्व कहाँ करें? चलो अगले पेज में आ जाते हैं, लिख लेंगे सारी चीजें। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा
अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एक्स साइन थीटा। हो गया मुझे याद, तो मैं लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या है भाई, इक्वल टू एक्स साइन थीटा। मेरी बात सुनो, बचपन से एक आइडेंटिटी, मतलब 10वीं में एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि न्यूमरेटर क्या बनेगा, न्यूमरेटर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और डिनोमिनेटर तो पहले से ही कॉस थीटा बैठा है। ये किसके बराबर होगा, एक्स टाइम्स ऑफ साइन थीटा के बराबर होगा। गलत बोल रहा हूं क्या भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब यहां पे देखो, इधर साइन स्क्वायर थीटा बैठा है, इधर साइन थीटा बैठा है, तो एक साइन थीटा को उड़ा देते हैं। बिल्कुल उड़ा दो सर। तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचता है साइन थीटा और नीचे क्या बचता है, कॉस थीटा, और आरएचएस में क्या है, एक्स है। यानी कि हमने ये देखा कि एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और अगर इन ऑप्शन में सुनिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है भाई, टैन थीटा होता है। यानी कि एक्स की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे आपके पास कितनी थीटा, टैन थीटा। अब ऑप्शंस पे जरा आ जाते हैं, तो ऑप्शन पे अगर गौर फरमाएंगे तो टैन थीटा बी वाला ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से तो बी सही होना चाहिए। चेक भी कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यस बी ऑप्शन सही है। तो ये रहा आपके सामने पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत इजी है। अगर अलाइड एंगल्स आपने पढ़ा है भाई, मैंने बेसिकली अलाइड एंगल ही यहां पे लगाया है। अलाइड एंगल लगाते 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 यहां तक पहुंचे, और यहां तक एक बार अगर अपन पहुंच गए फिर तो आइडेंटिटी लगानी है, सॉल्व करना है, आंसर मिल ही जाएगा। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर है। बढ़िया। तो ये कौन से नंबर का सवाल था भाई, ये था अपने 12वें नंबर का सवाल। ये अपने को समझ में आ चुका है और अपन बढ़ सकते हैं अब किस पे, सवाल नंबर 13वें पे। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है एकदम, देखते हैं जरा ध्यान से। तो इस सवाल में हमें एक्चुअली बोला गया है कि आपको टैन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्चुअली आपको टैन के अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जहां पे कॉट अल्फा की वैल्यू कुछ ये दी गई है, और उन्होंने अल्फा के बारे में बोला है कि अल्फा जो है ना यहां से यहां लाई करता है, और ऐसे ही सेक बीटा की वैल्यू ये दी गई है, और बीटा जो है कुछ यहां से यहां पे लाई करता है। ऐसा उन्होंने आपको गिवन इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, चलो आ जाओ करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। तो यहां पे अपन सबसे लिखेंगे पहले कि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है टैन अल्फा प्लस बीटा की, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके सामने अपन ने ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि यार ये अपने को नहीं मालूम। ठीक है, कोई बात नहीं। कॉट अल्फा गिवन है अपने पास। कॉट अल्फा कितना गिवन है, कॉट अल्फा गिवन है 1/2, और यहाँ पे अल्फा पे कंडीशन दी गई है। क्या कंडीशन दी गई है कि अपना जो अल्फा है ये बिलोंग करता है कहां से कहां तक, ये बिलोंग करता है पाई से लेकर 3π/2 तक। देखो मेरे को कोई मतलब नहीं है कहां से कहां बिलोंग करता है, सच बता रहा हूं, कोई मतलब नहीं है। बाद में दिखाऊंगा क्यों मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे इनफैक्ट ये कॉट अल्फा से भी मतलब नहीं है। तो सर आपको क्या चाहिए, तो मुझे बच्चों टैन अल्फा चाहिए। मुझे क्या चाहिए, टैन अल्फा। अच्छा, आप टैन अल्फा कैसे निकालोगे सर, तो भाई टैन अल्फा किसका रेसिप्रोकल होता है, टैन अल्फा कॉट अल्फा का रेसिप्रोकल होता है। सर कॉट अल्फा तो 1/2 है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि टैन अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। क्या ये चीज आप लोग समझ पाए, इसमें तो इतना परेशान तो नहीं हो गए ना यार। कॉट अल्फा 1/2 है, तो टैन अल्फा कॉट अल्फा का रेसिप्रोकल होगा, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा। ये चीज क्लियर है ना, बढ़िया। तो यहां पे अपन ने टैन अल्फा निकाल लिया। एक बार टैन अल्फा निकल गया तो अब अपन पूरी मेहनत करेंगे कि कैसे भी अपन टैन बीटा निकाल ले। अब टैन बीटा कैसे निकालेंगे उस पे जरा यहां पे फोकस करेंगे। आ जाओ जरा यहां पे आ जाओ, देखो यहां पे सॉल्व करो कि ऊपर करो, ऊपर से शुरू करता हूं। इधर देखो हमारे पास गिवन है बच्चों, हमारे पास सेक बीटा की वैल्यू गिवन है कि सेक बीटा कितना है, सेक बीटा एक्चुअली गिवन है -5/3 है ना, ये गिवन है सेक बीटा। और बीटा पे कंडीशन दी गई है, एक्चुअली यहीं पे देख लो, इधर मत आओ, इधर ही देख लो कि एक्चुअली जो बीटा है वो कहां से कहां तक है बच्चों। बीटा की जो वैल्यू है π/2 से पाई है। बीटा की वैल्यू कहां से कहां तक है, बीटा की वैल्यू है π/2 से पाई। π/2 से पाई का मतलब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर π/2 से पाई का मतलब ये होता है कि आपका एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है आपका एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये बीटा की वैल्यू उन्होंने आपको दी है π/2 से लेकर पाई, यानी कि आपका जो बीटा है, यानी कि आपका जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। बढ़िया, ये अपने को मालूम है। तो अपन यहां पे लिख देते हैं ब्रैकेट में, ब्रैकेट में क्या कहीं पे चुपके से लिख दो, यहीं पे लिख दो, यहीं पे लिख दो, यहीं पे लिख दो कि बीटा जो है अपना, नहीं यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे मत लिखो, यहाँ पे मत लिखो, कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, यहाँ लिख दे, यही लिख देते हैं कि बीटा जो है अपना कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। मैंने क्या बोला था कि अपना चैलेंज ये है कि अपन टैन बीटा फाइंड करें। अगर सेक बीटा आ चुका है तो टैन बीटा भी यूं ही आ जाएगा, अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो। अब वो कौन सा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला याद दिला देता हूं मैं। फॉर्मूला होता है कि जो आपका सेक स्क्वायर बीटा होगा वो होगा 1 + tan स्क्वायर बीटा। क्या होगा भाई, जो सेक स्क्वायर बीटा होगा वो होगा 1 +
tan स्क्वायर बीटा। अब देखिए जरा, sec बीटा की वैल्यू गिवन है -5/3, तो यहां पे आपने क्या कर दिया, -5/3 का होल स्क्वायर कर दिया, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, -5/3 का होल स्क्वायर, देखो नेगेटिव का होल स्क्वायर तो यार बात ही खत्म, तो तुम तो 5 का होल स्क्वायर करो 25, 3 का होल स्क्वायर करो 9, तो 25/9 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा के बराबर आ गई। गलत बोल रहा हूं क्या, बात समझ में आ रही है? -5/3 का होल स्क्वायर किया तो नेगेटिव का होल स्क्वायर पॉजिटिव, 5/3 का होल स्क्वायर 25/9। क्लियर है? अब ये जो 1 है उसको RHS से LHS में ले आओ, तो ये हो जाएगा 25/9 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे बच्चों, अपन एलसीएम लेंगे, तो जब अपन एलसीएम लेंगे 9 और 1 का, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 25 माइनस 9/9 इक्वल्स टू tan स्क्वायर बीटा होगा, है ना। अभी और सॉल्व कर लो, तो 25 माइनस 9 कितना होगा यार, 16 होगा ना, 16/9 बराबर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो अगर यहां पे अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा tan स्क्वायर बीटा कितना हो चुका है, हमारा tan स्क्वायर बीटा जो है 16/9 हो चुका है। अब हमने दोनों साइड अंडर रूट ले लिया, तो जब दोनों साइड अंडर रूट लिया तो tan बीटा की वैल्यू √16/9 आई। अब हम जानते हैं कि जब भी अंडर रूट लेते हैं तो हम प्लस और माइनस दोनों साइन लेते हैं। अब यहां पे प्लस लेके यहां पे माइनस ले, तो सुनो तुम्हारा जो एंगल बीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप बोलोगे कि सर सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो तो नेगेटिव होता है, ये हमने पढ़ा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि tan नेगेटिव होता है तो इधर प्लस साइन ले कि माइनस साइन ले, तो भैया कौन सा साइन ले, प्लस साइन ले, सॉरी नेगेटिव साइन ले, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो tan बीटा की वैल्यू क्या हो चुकी है, नेगेटिव सामने आ चुका है, 16 का अंडर रूट 4 होगा, 9 का अंडर रूट 3 होगा, तो ये लीजिए tan बीटा की वैल्यू आपके सामने है। और ऑलरेडी मैं आपको याद दिला दूं tan अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके थे, tan अल्फा आपके पास कितना था, वो 2 था। अच्छा हमको tan अल्फा tan बीटा फाइंड करना था ना जी ना, हमको तो tan अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना था। तो अब ये कैसे करेंगे, इधर देख लो, हमको फाइंड करना है tan अल्फा प्लस बीटा। तो अगर तुमको tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए तो भाई tan का एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी वाला, वही फॉर्मूला लगाएंगे। tan अल्फा प्लस बीटा होगा tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ये एक फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है ये, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। ठीक है, चलो अब tan अल्फा tan बीटा सबकी वैल्यूज गिवन है बच्चों, तो चलो यहां पे रख देते हैं। tan अल्फा 2 है, tan बीटा कितना है, वो है अपने पास -4/3। ठीक है, अच्छा डिनोमिनेटर में आ जाओ, 1 माइनस tan अल्फा की जगह अपन ने 2 रख दिया, tan बीटा की जगह अपन ने -4/3 रख दिया, है ना। इसको और सॉल्व करते हैं, सॉल्व करोगे प्लस माइनस माइनस तो 2 माइनस 4/3, इधर नीचे आ जाओ, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 प्लस और 2 4 जा 8, तो इसको मैं क्या कर दूं 8/3 कर दूं। भाई समझ में आया ना, कैलकुलेशन है बेसिक और कुछ नहीं है। आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ऊपर एलसीएम लोगे 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, ये 3 जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 माइनस साइन, ये 1 जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा 4, नीचे आ जाओ जरा, नीचे भी एलसीएम ले लो, तो ये 3 इधर, ये 1 इधर, 3 1 जा 3, 1 8 जा 8 डिवाइडेड बाय कितना 3। क्लियर है? अभी इस 3 और इस 3 को क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं, कर दिया मैंने कैंसिल। देखो भाई ऊपर 6 - 4 कितना बचा, 2 बचा, नीचे 3 + 8 कितना बचा, 11 बचा, तो आंसर कितना आ गया 2/11 आ गया। देख लो जरा कौन से ऑप्शन में 2/11 है, बी ऑप्शन में 2/11 है, तो बी मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगर मैं चेक करूं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि जी हाँ हमारे पास बी ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक बार सारे स्टेप्स मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो tan अल्फा था, cot अल्फा था, tan अल्फा ऑब्टेन किया, उसके बाद वो जो sec बीटा था उससे अपन ने tan बीटा ऑब्टेन किया। बस एक बात ध्यान रखिए कि सेकंड क्वाड्रेंट है तो उसके हिसाब से tan बीटा नेगेटिव होना चाहिए, वो ऑब्टेन किया। फिर tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया और आंसर जो है आपके सामने है। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। बढ़िया, तो इस सवाल को करने के बाद 13th क्वेश्चन को करने के बाद हम बढ़ सकते हैं अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 14th पे। यहां पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2 टाइम्स ऑफ cos 45 इंटू sin 15 डिग्री। देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, एक्चुअली बहुत सिंपल सवाल है। देखो जरा ध्यान से, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। तो 2 टाइम्स ऑफ cos 45 डिग्री है और फिर
यहाँ पे साइन के अंदर कितना है 15 डिग्री है। ध्यान से देखना जरा, यहाँ पे ये जो 45 डिग्री है बच्चों, इसको हम एंगल ए मान लेंगे, और ये जो 15 डिग्री है हम इसको क्या मान लेंगे, हम इसको एंगल बी मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए मल्टीप्लाइडेड बाय साइन बी। अब आप लोगों को कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, मैं याद दिला देता हूं। वो होता है साइन के अंदर a प्लस बी, और फिर आता है माइनस साइन, और साइन के अंदर होता है a माइनस बी। बच्चों ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करने का। मैंने वन शॉट रिवीजन में भी बताया था और ऐसे एट लेंथ भी समझा चुका हूं। अब a और b की वैल्यूज आपके पास नोन है, तो यहां पे रख दीजिए। आपने देखिए क्या किया था, 45 को a माना, 15 को b माना, फिर ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, चलो a और b की वैल्यू रख देते हैं। तो a की जगह यहां पे आ जाएगा 45 डिग्री, b की जगह यहां पे आ जाएगा 15 डिग्री। यहां पे सॉल्व करोगे तो साइन आ गया, a की जगह वापस से आ गया 45 डिग्री, b की जगह वापस से आ चुका है 15 डिग्री। आगे सॉल्व करोगे तो साइन के अंदर यहां पे हो जाएगा 60 डिग्री, माइनस यहां पे साइन के अंदर हो जाएगा 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है √3/2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2। अरे 2 सेम हो गया तो ये आ गया 2 कॉमन, और ये आ चुका है √3 - 1। इस तरीके से आप अपने फाइनल आंसर पे पहुंच चुके हैं, √3 - 1/2। अब जरा देख लो, ये सी ऑप्शन सही होना चाहिए। अगर चेक करेंगे तो जी हाँ, सी ऑप्शन है √3 - 1/2। तो आई होप ये कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल उठा लेते हैं, ये वाला सवाल। यहाँ पे आपको 2 टाइम्स ऑफ साइन 15 cos 75 फाइंड करना है। देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि यार ये दिया है 2 टाइम्स ऑफ साइन 15, और इसके बगल में हमें क्या दिया गया है, cos 75 दिया गया है ना। बहुत आसान हो गया। देखो कैसे, ये जो 15 डिग्री है बच्चों, आप इसको एंगल ए कंसीडर कर लीजिए, और ये जो 75 डिग्री है ना, आप इसको क्या कंसीडर कर लीजिए, आप इसको बी कंसीडर कर लीजिए। 15 को ए कंसीडर किया है, 75 को बी कंसीडर किया है, तो ये हो चुका है 2 टाइम्स ऑफ साइन ए cos बी। अब साइन ए cos बी 2 टाइम्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है साइन के अंदर a प्लस बी प्लस साइन के अंदर a माइनस बी। देखिए लास्ट में क्या था, मतलब लास्ट क्वेश्चन जो था उधर cos ए साइन बी था, इधर क्या है साइन ए cos बी। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। a और b की वैल्यूज आपके सामने हैं, चलिए प्लेस कर देते हैं। तो a के अंदर हम प्लेस कर देंगे कितना, 15 डिग्री, और ये हो चुका है 75 डिग्री। ये हमने प्लस किया, फिर साइन के अंदर आ गए a माइनस बी, यानी कि ये हो जाएगा 15 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अभी फर्दर सॉल्व करोगे, 15 प्लस 75 90, यानी साइन के अंदर हो चुका है 90 डिग्री, ये प्लस का साइन, और 15 माइनस 75 करोगे तो माइनस 60 डिग्री आ चुका है। आगे बढ़ोगे, साइन 90 डिग्री होता है 1। अच्छा एक बात मालूम है आपको कि साइन के अंदर अगर माइनस थीटा होता है तो माइनस बाहर आ जाता है ना। ये प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है बहुत बार कि साइन माइनस थीटा एक्चुअली आपको कितना आंसर दे देता है, एक्चुअली वो आपको माइनस साइन थीटा आंसर दे देता है। तो ये माइनस जो है इसको बाहर निकालो, पहले से एक प्लस बैठा है तो प्लस माइनस माइनस होगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, साइन 60 डिग्री बन जाएगा 1। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब यहां पे अगर आप एलसीएम लोगे, ले ही लो भाई एलसीएम, 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, ये 2 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होके बना देगा 2, तो 2 माइनस √3/2 जो है आपका आंसर बनना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं यही सही है क्या, तो यस यही, यानी कि डी ऑप्शन ही अपना सही आ रहा है, 2 माइनस √3/2। आपके सामने मैंने किया 2 टाइम्स ऑफ साइन ए cos बी का फॉर्मूला लगाया। आप बस देख लो किसको ए कंसीडर किया, मैंने किसको बी कंसीडर किया है, और सिंपल कैलकुलेशन से और आपके पास आंसर जो है सामने है। आई होप कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आया है। चलिए तो 15th क्वेश्चन को भी अपन ने निपटा डाला। अब 15वां क्वेश्चन भी निपट गया है, तो ऐसा कर लेते हैं ना, किसको कर लें, अपन 16th क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मजा आएगा सॉल्व करने में अपन लोगों को। आ जाओ जरा, तो इस चीज की वैल्यू जो है हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे, आ जाइए देखिए। तो मैं लिखता हूं क्या दिया गया है, 4 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा दिया गया है, फिर साइन के अंदर यहां पे अल्फा प्लस π/3 दिया गया है, और फिर यहां पे साइन के अंदर अल्फा प्लस 2π/3 दिया गया। यही है ना क्वेश्चन, देख लो भाई, है ना, ऐसा ही है ना, कुछ छोड़ा नहीं। अभी सर कैसे करेंगे, देखो देखो भाई, बहुत आसान सवाल है। पहले तो इस सवाल को आसान करने के लिए, आसान तो कुछ नहीं हो सकता पर फिर भी देखिए, आसान करने के लिए, हाँ सर आगे तो बोलो, ये जो 4 है इस 4 को मैं 2 × 2 लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं, इस 4 को मैं 2 × 2 लिख दिया, 2 × 2, और बाकी सब कुछ सेम रखो, यानी कि यहां पे साइन अल्फा रखो, यहां पे साइन के अंदर अल्फा प्लस π/3 रखो, और यहां पे
साइन के अंदर क्या लिख दो, अल्फा प्लस 2π/3 रखो। बात समझ में आ रही है आपको? मैंने क्या किया है यहाँ पे मैंने इतना ही किया है, इस 4 को मैंने क्या कर दिया है, 2 × 2 कर दिया है, बाकी अभी तक सब कुछ सेम रखा, कोई चेंज नहीं करा। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुपिज्म करेंगे अपन, क्या करेंगे, ग्रुपिज्म करेंगे। 2 sin अल्फा यहीं रहने देंगे, इसमें से एक 2 को उठा के अपन यहां पटक देंगे, 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस π/3 और यहां पे, ठीक है, और इसको बाकी को रहने देंगे साइन के अंदर अल्फा प्लस 2π/3। तो एक बार चेक कर लो कि अपन ने स्टेप क्या लगाई है, ठीक है, एक बार स्टेप को समझ लो। तो भाई उस 4 को 2 × 2 लिख दिया अपन ने, एक 2 को वहीं रहने दिया, दूसरे 2 को क्या किया अपन ने, इसके साथ ये जो पूरी चीज है इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में रख दिया। कोई दिक्कत है क्या? एक्चुअली यार वही चीज है, 2 × 2 क्या बन जाएगा, वापस तो 4 ही बन जाएगा ना, बस अपन उसको थोड़े अलग तरीके से देखने का नजरिया जो है यहाँ पे बदल रहे हैं। बात आपको समझ में आ रही है क्या किया मैंने? बढ़िया। अब मेरी बात सुनिए, ये जो अल्फा प्लस π/3, इधर एकदम ध्यान से बात सुनिएगा, अल्फा प्लस π/3 को थोड़े से पल के लिए कैपिटल ए मान लो, ठीक है, मान लेंगे सर। और ये जो अल्फा प्लस 2π/3 है, इसको थोड़े से पल के लिए क्या मान लो, कैपिटल बी मान लो, ठीक है सर, मान लेंगे, चलिए मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा यहाँ पे बाहर क्या है, 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा है, अंदर आओगे तो 2 बाहर है, ये जो अल्फा प्लस π/3 है इसको a मान लिया, तो साइन के अंदर क्या आ चुका है, a आ चुका है, और यहाँ पे साइन के अंदर क्या आ चुका है भाई मेरे, b आ चुका है। कोई परेशानी है क्या? नहीं, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो जितनी चीजें अपन लेके लिखे हैं उसको यहाँ पे लिखे अगर, तो बाहर बैठा है 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा और अंदर बैठा है 2 टाइम्स ऑफ साइन a, और इसके साथ में क्या बैठा है, इसके साथ में यहाँ पे बैठा है साइन के अंदर b। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए। किसका फॉर्मूला? 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए। 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी सर आखिरकार होता क्या है, ये तो फॉर्मूला हम भूल गए, तो मैं सिखा देता हूं। अगर 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी आप देख लें तो समझ जाइएगा कि आपको कॉस ए माइनस बी में से, किस में से बच्चों, कॉस ए माइनस बी में से एक्चुअली घटाना है किसको, कॉस ए प्लस बी को। ये एक फॉर्मूला होता है बड़ा स्पेशल, मैंने आपको बहुत डिटेल में यहाँ पे चीजों को डिस्कस किया था। अब a और b की वैल्यूज वो रही आपके पास, a और b की वैल्यूज है ना, उन वैल्यूज को यहां पे अपन रिप्लेस कर दें क्या? चलिए कर देते हैं, तो आइए रिप्लेस करें। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बाहर रहेगा, a की जगह क्या रखेंगे, अच्छा सुनो सुनो, यहां पे इतना मत परेशान हो, थोड़ा सा कम परेशान होते हैं अपन। यहां पे a और b की वैल्यूज अपने पास है ना, वहां पे एक्चुअली क्या रिप्लेस करना है, यहां पे एक्चुअली आपको a माइनस बी चाहिए और वहां पे क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए। तो ऐसा करो ना, यहां पे अकेले में तुम a माइनस बी और a प्लस बी निकाल लो, बाद में फायदे में रहोगे। चलो a माइनस बी निकाले, a माइनस बी का मतलब इस एंगल और इस एंगल का सब्सट्रैक्शन। a कितना है, a है अपने पास अल्फा प्लस π/3 माइनस b कितना है अपने पास, b है अपने पास अल्फा प्लस 2π/3। ये बात समझ में आई? a माइनस b है, a है अल्फा प्लस π/3 माइनस b कितना है, अल्फा प्लस 2π/3। चलो सॉल्व करें इसको, तो ये तो अल्फा हो गया, ये π/3 हो गया, ये माइनस अगर अंदर गया तो माइनस अल्फा और ये माइनस 2π/3 के साथ चला गया है ना, इस अल्फा ने इस माइनस अल्फा को उड़ा डाला, यहाँ पे π/3 माइनस 2π/3 हुआ। अगर तुमने इसको सॉल्व करा तो तुम्हारे पास यहां पे आंसर आ जाएगा माइनस π/3। कितना आंसर आ जाएगा, माइनस π/3, यानी कि तुम्हारा a माइनस बी जो है वो एक्चुअली कितना बन गया, माइनस π/3 बन गया, ठीक है। यानी कि ये जो a माइनस बी है इसकी जगह आप क्या रख देंगे, इसकी जगह आप माइनस π/3 रख देंगे। ये देखा कितना सिंपल हो गया। अभी यहां पे सब्स्टिट्यूट करता, सॉल्व करता, फालतू का लंबा टाइम चला जाता, तो मैंने a माइनस बी निकाल दिया, कितना आ गया, माइनस π/3 आ गया। क्लियर है? बढ़िया। अच्छा लगे हाथों यहां पे तुम a प्लस बी भी निकाल दो। अब a प्लस बी निकाल लेते हैं, चलो जल्दी जल्दी निकालेंगे, फटाफट निकालेंगे। तो हमको निकालना है a प्लस बी। भाई a कितना है, a है अल्फा प्लस π/3, b कितना है, b है अल्फा प्लस 2π/3, है ना। ये देखो अल्फा और अल्फा क्या बन गया, 2 अल्फा बन गया। ये π/3 है, ये 2π/3 है, तो जब π/3 और 2π/3 को ऐड करोगे तो मालूम है तुम्हें कितना मिलेगा, तुम्हें पाई मिलेगा। अब ये मत बोलना कि सर हमें ये समझाओ कि कैसे पाई मिलेगा, 11वीं के बच्चे हो, एडिशन सब्सट्रैक्शन तुमको आना चाहिए। अल्फा और अल्फा ऐड करके 2 अल्फा, π/3 और 2π/3 ऐड करके क्या, पाई, ठीक है। यानी कि जो a प्लस बी है उसकी वैल्यू क्या मिली, 2 अल्फा प्लस पाई। चाहो तो रीअरेंज कर लो और उसको पाई प्लस 2 अल्फा लिख लो तुम्हारे सहूलियत के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो cos a प्लस बी है इसकी जगह a प्लस बी नहीं आएगा, आज यहाँ पे पाई प्लस 2 अल्फा आएगा। क्या ये बात समझ में आई जो मैंने यहाँ पे बोला? कंफ्यूजन है क्या इसमें कुछ? देख लो
a माइनस बी की वैल्यू मैंने माइनस पाई बाई 3 लगाई थी, उसको लिख दिया। a प्लस बी की वैल्यू आपके सामने कैलकुलेट किया मैंने, पाई प्लस 2 अल्फा, वहां पे अल्फा अल्फा 2 अल्फा बन गया, पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 पाई बन गया, रीअरेंज करके पाई आगे 2 अल्फा पीछे, तो ये जो a प्लस बी है इसकी जगह मैंने पाई प्लस 2 अल्फा लिख दिया। क्लियर है? ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहां पे बाहर में 2 साइन अल्फा रहने दो, कोई परेशानी की बात नहीं है। कॉस के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो मैंने आपको इस चीज सिखाई थी, क्या चीज सिखाई थी सर आपने, कि कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा आता है तो कॉस इस माइनस को खा जाता है और आंसर अपने को कितना मिलता है, आंसर अपने को कॉस थीटा मिलता है। तो आज कॉस के अंदर माइनस पाई बाई 3 है तो कॉस जो है इस पाई बाई 3 को माइनस को खा जाएगा और बचेगा क्या, कॉस के अंदर सिर्फ और सिर्फ पाई बाई 3। अब यहां पे एक और चीज आती है, क्या, कि कॉस पाई प्लस 2 अल्फा, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सुनो, तुमने बचपन में पढ़ा था कि कॉस पाई प्लस थीटा जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। भाई ये पढ़ा था, अलाइड एंगल में पढ़ा था कि कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। आज वहां पे थीटा नहीं है, आज वहां पे कौन है, 2 अल्फा है। अरे यार कोई बात नहीं, आज वहां पे थीटा नहीं है, वहां पे 2 अल्फा है, तो कॉस पाई प्लस 2 अल्फा अगर करोगे तो आंसर तुम्हें माइनस कॉस 2 अल्फा मिल जाएगा, और कुछ थोड़ी होगा। भाई थीटा को किसने रिप्लेस कर दिया, 2 अल्फा ने रिप्लेस कर दिया, तो जो कॉस पाई प्लस थीटा था वो माइनस कॉस थीटा था। आज उसी थीटा की जगह जब अपन ने 2 अल्फा डाला तो कॉस पाई प्लस 2 अल्फा क्या मिलेगा, माइनस कॉस 2 अल्फा मिलेगा। यानी कि ये जो चीज है बच्चों, कॉस पाई प्लस 2 अल्फा, माइनस पहले से बैठा है, इस कॉस पाई प्लस 2 अल्फा की जगह अपन ने माइनस कॉस 2 अल्फा जो है यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, आपके सामने सॉल्व किया है मैंने, कहीं रट के नहीं लाया है, तो आई होप ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, चलो ठीक है, आगे अगर अपन बढ़े तो बाहर में 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बैठा है, कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री अपने को देता है 1/2, ये माइनस माइनस प्लस बन गया, ये अपने पास क्या बन गया, कॉस 2 अल्फा बन गया। ये चीजें क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन है, बढ़िया। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बाहर में बैठा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा, अंदर अगर अपन आ जाएं तो यहाँ पे 1/2 तो बैठा है। अच्छा आप लोगों को मालूम है cos 2 अल्फा के फॉर्मूले होते हैं, नहीं मालूम, मैं बता रहा हूं, cos 2 अल्फा के क्या होते हैं बच्चों, फॉर्मूले होते हैं। तो cos 2 अल्फा के तो भाई बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, अभी कौन सा लगाएं, तो अभी वाला जो फॉर्मूला लगेगा, सुनना ध्यान से, वो लगेगा, ये बाहर में साइन अल्फा बैठा है, अभी वाला जो फॉर्मूला लगेगा cos 2 अल्फा को मैं ब्रेक करूंगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा में। किस में ब्रेक करूंगा मैं cos 2 अल्फा को, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा में। ये स्टेप समझ में आया भैया, मैंने cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लगाया है, क्या होता है cos 2 अल्फा, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। सर यही वाला क्यों लगाया, तो यही वाला इसलिए लगाया क्योंकि बाहर में कौन बैठा है, साइन अल्फा बैठा है। भाई बाहर में पहले से ही साइन अल्फा बैठा है तो अंदर भी साइन वाली चीजें लाओ, क्या पता आंसर सही आ जाए। ठीक है, इसीलिए cos 2 अल्फा की जगह अपन ने क्या डाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा डाला। चलो आगे बढ़ते हैं, तो बाहर बैठा है 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा, इधर आप सॉल्व करोगे 1/2 और 1 को ऐड करो जरा, कितना मिलेगा, 3/2 मिलेगा। अब ये मत बोलना कि तुमको ये नहीं आता यार, ये आना चाहिए, 1 और 1/2 को ऐड किया तो 3/2 मिला। यहां पे कौन बैठा है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा बैठा है। मेरी बात सुनो, ये जो बाहर 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा बैठा है, इसको इस ब्रैकेट में दोनों जगह क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बाहर वाला 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा जो है सबसे पहले 3/2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर माइनस साइन आया, फिर ये 2 साइन अल्फा जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब इसको थोड़ा एक ही बार में समझ लो, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, तो 2 2 जा 4 बन गया, है ना। साइन स्क्वायर अल्फा है और बाहर से भी एक साइन अल्फा आ रहा है, तो साइन स्क्वायर अल्फा पहले से प्रेजेंट है, साइन अल्फा बाहर से आ रहा है, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा साइन क्यूब अल्फा। भाई समझ में आया, देख लो जरा, ये बाहर जो 2 साइन अल्फा है पहले इस चीज से मल्टीप्लाई हुआ, इधर तो मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, फिर ये माइनस बीच में रहा, कोई छेड़खानी नहीं, फिर ये जो बाहर का 2 है इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो बना 4, एक साइन अल्फा बाहर से आ रहा है, अंदर साइन स्क्वायर अल्फा पहले से प्रेजेंट है, तो साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा क्या बना, साइन क्यूब अल्फा बना। अभी समझ में आया कि नहीं आया, जबरदस्त। अब इधर देखो, ये जो 2 है इस 2 को क्या कर देगा, उड़ा देगा, उड़ा दिया उसने। जब इसने उसको उड़ा दिया तो एक्चुअली बचा क्या, इस 3 को आगे लिख दूं, मल्टीप्लाई में है ना, तो ये बचेगा यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा, और यहां पे क्या बचा, माइनस 4 टाइम्स ऑफ साइन क्यूब अल्फा। क्या हुआ देखो क्या बचा, एक्चुअली
तो एक्चुअली यहां पे बचता है ये जो 3 है आगे चला गया और पीछे वाली चीज तो पीछे ही बची, 3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। अगर अब तुमको थोड़ी सी भी नॉलेज होगी, अगर तुमको फॉर्मूलों का थोड़ा सा भी आइडिया होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा एक्चुअली बनता है साइन के अंदर 3 अल्फा। एक्चुअली क्या बनता है साइन के अंदर 3 अल्फा। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको बार बार सिखाया जाता है। यह एक्सपांशन है साइन 3 अल्फा का, एक कॉस 3 अल्फा का सिखाया था, साइन 3 अल्फा का सिखाया था, एक tan 3 अल्फा का सिखाया था। ये जो टर्म बना है 3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, वो एक्चुअली एक्सपांशन है साइन 3 अल्फा का। यहां पे अपना क्वेश्चन रुकेगा, यहां पे सॉल्यूशन रुकेगा। तो अपन अब जाके चेक करेंगे कि यार कौन से ऑप्शन में साइन 3 अल्फा है, तो तुम देखो कि अरे फर्स्ट वाले ऑप्शन में साइन 3 अल्फा, इसीलिए आंसर क्या होगा, ए होगा। और अगर तुम यहां पे चेक करोगे तो देख सकते हो कि यस अपन ने सही लगाया, आंसर भी ए है। तो ये तरीका है इस खासम खास सवाल को सॉल्व करने का। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मैंने आपको जो है यहां पे दिया है, आप एक बार चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या किया था। तो बेसिकली जो बाहर वाला 4 था, इसको 2 into 2 में ब्रेक करके इस 2 को आखिरी 2 टर्म्स के साथ डाल के एक को a दूसरे को b माना, ये चीज बन गई। फिर 2 टाइम्स ऑफ साइन a साइन b का जो है मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, और फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने वहां पे a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करी, यहाँ पे रिप्लेस कर दी, और उसके बाद तो सिंपली बस सॉल्व करता गया। फिर ये चीज मिली तो cos 2 अल्फा में साइन वाला फॉर्मूला लगा दिया, फिर सॉल्व करा, जो चीज मुझे चाहिए थी वो मेरे सामने आ चुकी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा धीमा कर लो, प्लेबैक का ऑप्शन आता है यूट्यूब में, और फिर देख लो, तुमको समझ में आएगा। थोड़ा सा पीछे ले जाओ, प्लेबैक का ऑप्शन में 0.75x पे कर दो, और ज्यादा धीमा देखना है 0.5x पे कर दो, और फिर देखो तो और अच्छे से तुमको समझ में आएगा। और अगर बहुत ही धीमे लग गई तो तेज करके देख लो भाई, 1.5x पे कर लो। चलो बढ़िया, तो 16 भी निपटा दिया। अभी बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर किस पे, 17 पे। तो चलिए फटाफट इसका भी सोल्यूशन अपन देखते हैं। चलिए देखते हैं सवाल को। तो सवाल कुछ इस प्रकार से है कि भाई LHS में साइन थीटा है और RHS में बड़ी सी चीज है, तो आपको जो है इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan अल्फा। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन आपके सामने मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ पे जो साइन थीटा है आपने उसको लिख देना है साइन थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, ऐसा आपने लिख दिया। ठीक है, अब ये जो थीटा है एकदम फोकस करिएगा, इस थीटा को मैं यहाँ पे लिखूंगा, एकदम फोकस से देखना कि क्या करूंगा मैं। इस थीटा को मैं यहाँ पे लिखूंगा थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा। क्या लिखूंगा मैं इस थीटा को, थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, समझ गए। और इस तरफ क्या है भाई, इस तरफ है 3 टाइम्स ऑफ साइन, और इधर देखना कि मैं क्या करूंगा, थीटा प्लस 2 अल्फा है ना, तो मैं इसको लिखूंगा थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। अरे सर ये आपने क्या कर दिया, हमको तो समझ में नहीं आया, तो समझा देते हैं आपको। इधर देखिए LHS में सिर्फ थीटा है, तो मैंने उसको लिखा थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा। एक्चुअली अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल होकर सिर्फ क्या छोड़ेगा, थीटा छोड़ेगा, है ना। और यहाँ पे RHS में थीटा प्लस 2 अल्फा था, तो उस 2 अल्फा को मैंने अल्फा प्लस अल्फा लिख दिया, तो हो गया थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि अल्फा प्लस अल्फा वापस से 2 अल्फा बना देगा। अब इसके आगे सुनो, इतनी मेहनत कर ली है तो ये थीटा प्लस अल्फा को जो है कैपिटल A मान लो, और ये जो अल्फा है इसको सिर्फ और सिर्फ तुम B मान लो। तो थीटा प्लस अल्फा को A मान लो और अल्फा को सिर्फ और सिर्फ B मान लो। तो यहाँ पे साइन के अंदर क्या आ गया, तो साइन के अंदर यहाँ पे आ गया A, अल्फा की जगह अपन ने क्या रख दिया B, तो ये हो गया A माइनस B। ठीक है, और यहाँ पे ये बन गया 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे साइन बन गया थीटा प्लस अल्फा को वापस से तुमने कितना रख दिया भाई, वो उसको A रख दिया, और ये अल्फा को क्या रख दिया, B रख दिया। तो एक्चुअली ये दोनों तरफ क्या बन चुका है, साइन A माइनस B प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन A प्लस B। तो समझे एक्चुअली हमने किया क्या, ऐसा कुछ काम किया। ठीक है, ये इधर थीटा को थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, थीटा प्लस 2 अल्फा को क्या लिख दिया, थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। चलो इसके आगे देखो, साइन A माइनस B को क्या लिख सकते हैं, साइन A माइनस B का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो होता है साइन A कॉस B, और यहां पे बनता है माइनस का कॉस ए साइन बी, है ना। अब ये फॉर्मूला तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा, आज तक इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली आप लोगों ने। यहाँ पे 3 को बाहर रखते हैं, साइन A प्लस B का फॉर्मूला होता है साइन A, सब सेम होता है जैसा उधर है, बस बीच में प्लस साइन आएगा, साइन A कॉस B, और बीच में प्लस साइन आ गया, फिर आ जाता है कॉस A साइन B। ठीक है, एक बार देख लो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई हो तो, साइन A प्लस B का फॉर्मूला, साइन A माइनस B का फॉर्मूला, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो चुका है यहाँ पे साइन A टाइम्स ऑफ कॉस B, यहाँ पे हो चुका है माइनस कॉस A टाइम्स ऑफ साइन B, है ना। और इधर क्या करो, तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 3 टाइम्स ऑफ साइन A, और यहाँ पे बनेगा कॉस B, और फिर यहाँ पे प्लस बनेगा 3 टाइम्स ऑफ कॉस A, और यहाँ पे क्या बनेगा, साइन B। ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना। देखो 3 को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर देखना क्या करेंगे अपन क्या करेंगे,
इधर जो दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को अपन उस तरफ भेज देंगे, ठीक है, चलो भेज दो। तो यहाँ पे इसको भी उस तरफ भेजेंगे और इसको भी अपन उस तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। अब उधर भेज देते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 3 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है ना। अब देखो अपन ने इसको भी इधर भेज दिया, साइन ए कॉस बी को। अब ये क्या था, प्लस का था, तो जब उस तरफ गया तो एक्चुअली वो क्या बन गया, उस तरफ गया तो एक्चुअली वो बन जाएगा माइनस साइन ए कॉस बी। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ चुकी है? यहाँ पे देखिए भाई, इस तरफ साइन ए माइनस बी का खोला, उस तरफ साइन ए प्लस बी का खोला, 3 से मल्टीप्लाई किया। इसके बाद जो ये साइन ए कॉस बी है, इसको अपन ने एलएचएस से आरएचएस में भेजा, तो जो प्लस का था उधर जाके क्या बन गया, माइनस का बन गया, ठीक है। और यहाँ पे इधर देखो ये क्या है, ये है अपने पास 3 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी, है ना। और अभी अभी क्या हुआ, ये जो टर्म है अपने पास माइनस कॉस ए साइन, माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइडेड बाय साइन बी, इसको भी अपन ने एलएचएस से उठा के किधर भेज दिया है, आरएचएस में भेज दिया है। तो नेगेटिव का है, उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का बन जाएगा। तो ये चीज जब इस तरफ आई तो यहां पे क्या बना, प्लस कॉस ए साइन बी, क्या बना इधर, प्लस कॉस ए साइन बी। देखो क्या किया है अपन ने, समझ रहे हो ना भाई। इस चीज को उस तरफ बना तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव बन गया, और ये नेगेटिव वाले को उस तरफ भेजा तो अपन ने नेगेटिव से वो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एलएचएस में पहले से कौन बैठा है, 0 बैठा है। इधर देखो 3 साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, इधर देखेंगे आप ध्यान से तो साइन ए कॉस बी क्या है, सेम है। इधर 3 है, उधर इकलौता है, तो एक्चुअली वो क्या बनेगा, तब सब्सट्रैक्ट करोगे तो बनेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी। गलत बोल रहा हूं क्या, क्या करा, सब्सट्रैक्शन किया। 3 साइन ए कॉस बी में से 1 साइन ए कॉस बी हटाया तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी बना। समझ आया, ठीक है। अब इधर देख लो जरा, ये 3 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी है और यहां पे इकलौता कॉस ए साइन बी बैठा है। अरे भाई, कॉस ए साइन बी क्या है, इकलौता बैठा है, तो 3 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी है, इकलौता कॉस ए साइन बी बैठा है, ऐड है बीच में, तो क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी बन जाएगा। अभी इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्या आ गया। तो अपन जो है फाइनली इस स्टेप पे यहां पे पहुंचते हैं, जो कि आपके सामने लिख दिया मैंने कि 0 बराबर 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी। इसको अपन अगले पेज में लिखेंगे, बस एलएचएस आरएचएस एक्सचेंज कर देंगे। तो अपन लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस 4 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी। इसकी वैल्यू जो बनती है अपने पास, इसकी वैल्यू बनती है 0। एलएचएस आरएचएस को एक्सचेंज कर दिया, चेक कर लो सही है, हाँ भाई सही है। अब क्या, अभी भी आंसर तो नहीं दिख रहा, हमें ये चीज ऑब्टेन करनी है tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan अल्फा, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। तो अब इसकी वैल्यू के लिए अपन क्या करें, तो एक बेसिक चीज जो मैं देख पा रहा हूं, ये 2 है, ये 4 है, 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दूं क्या, बिल्कुल कैंसिल कर सकते हो, तो चलो कैंसिल कर देते हैं। तो 2 निकाल के कैंसिल करो, तो यहां पे एक्चुअली क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी बचेगा, ठीक है। और यहां पे 2 कॉमन निकाला है तो यहां पे 4 की जगह अब सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी बचेगा। और उस तरफ तुमने 0 है यार, तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। 2 कॉमन निकाल के तुमने 0 को 2 से डिवाइड किया, बचेगा तो 0 ही। अब इधर देखना क्या करेंगे, ये जो टर्म है 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी, इसको एलएचएस से आरएचएस में भेज दो। तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन ए कॉस बी और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी। ये चीज समझ में आई क्या किया मैंने, ठीक है, बढ़िया। अब देखना जरा, अब मैं क्या करूंगा, इस कॉस ए को मैं इस तरफ ले आऊंगा और इस कॉस बी को मैं उस तरफ भेज दूंगा। तो यहां पे आ चुका है साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या आ चुका है यहाँ पे, साइन ए अपॉन कॉस ए, और इस कॉस बी को अपन ने उस तरफ भेज दिया तो -2 है। इधर कौन बैठा था, इधर साइन बी बचा हुआ था, और साइन बी के नीचे कौन आ जाएगा, ये अपना कॉस बी यहाँ पे आ जाएगा। देख लो भाई स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन, अपन ने कॉस ए को उस तरफ से इस तरफ ले आया तो साइन ए अपॉन कॉस ए, ये -2 है, और इस कॉस बी को अपन ने साइन बी के नीचे भेज दिया। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा यहाँ पे tan ए, यहाँ पे -2 है, साइन बी अपॉन कॉस बी क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा -2 tan बी। तो हमने एक्चुअली ये प्रूव किया कि tan ए जो है -2 टाइम्स ऑफ tan बी है। अब इसका फायदा कैसे उठाएंगे, तो इसके लिए जरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू ऑब्टेन करनी थी, tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan अल्फा। अरे यार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एक्चुअली मैं थोड़ा सा ज्यादा ही भावनाओं में बह गया। एक्चुअली भावनाओं में क्यों बह गया, सुनो, मेरे को ये काम नहीं करना था, पर अब कर लिया तो कर लिया, कोई बात नहीं। अब सुनो,
सुनो सुनो मेरी बात सुनो, एक्चुअली मैं थोड़ा सा भूल ही गया कि एक्चुअली ए और बी जो है, मैं एक्चुअली मुझसे गलती क्या हुई मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में अपन ने ए और बी की वैल्यूज मानी थी ना, कि ए जो एक्चुअली थीटा प्लस अल्फा है, बी जो अल्फा है, मैं भूल ही गया कि ये मानी, तो और मैं सवाल सॉल्व करने लगा और फिर मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। तो अब देखो इतना कर लिया, सही है, टेंशन मत लो। ये जो -2 tan b है ना, इसको तुम RHS से LHS में भेज दो तो प्लस में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा tan a और यहाँ पे बन जाएगा +2 टाइम्स ऑफ tan b। अभी ये चीज क्लियर है क्या किया मैंने, और ये चीज उस तरफ चली गई तो इधर क्या बचा, 0 बचा, मैंने इसको उस तरफ भेज दिया। अब ए और बी की वैल्यूज जो थी, जो अपन ने ली थी, उसको तो रखना पड़ेगा ना, तो चलो रख देते हैं। ए कितना है, ए है अपने पास थीटा प्लस अल्फा, तो अपन ने ए की जगह यहां पे रख दिया है थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। और बी कितना है, बी चेक कर लो, बी जो है अपने पास वो है अल्फा, बी सिर्फ अल्फा है, बहुत अच्छी बात है, बी की जगह अपन यहां पे रख देंगे अल्फा, तो ये कुछ ऐसा हो चुका है और अपने पास कुछ ऐसा बन चुका है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो जिस चीज की वैल्यू हमसे मांगी गई थी, किसकी वैल्यू मांगी गई थी, tan थीटा प्लस अल्फा +2 टाइम्स ऑफ tan अल्फा, उसकी वैल्यू अपन ने निकाल ली। देखो tan थीटा प्लस अल्फा +2 टाइम्स ऑफ tan अल्फा की वैल्यू निकाल ली, वैल्यू कितनी आई, 0 आई। तो अगर यहां पे आएंगे तो 0 ऑप्शन डी वाले में है, और अगर अपन चेक करेंगे तो लीजिए डी वाला ऑप्शन सही भी है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे ये सब किया, एक्चुअली गलती मेरी थी, मैं बीच में भूल गया था एक्चुअली ए कौन है मेरा, बी कौन है, बाद में मुझे याद आया तो मैंने रिप्लेस किया। वापस से देख लो, ये थीटा को मैंने थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा लिखा, क्योंकि अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो चल जाएगा। थीटा प्लस 2 अल्फा को मैंने थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा लिखा, क्योंकि 2 अल्फा चाहिए था तो चल जाएगा। फिर थीटा प्लस अल्फा को ए मान लिया मैंने, अल्फा को मैंने बी मान लिया, तो साइन ए माइनस बी इक्वल्स 3 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी हो गया। साइन ए माइनस बी का मैंने एक्सपांशन किया, साइन ए प्लस बी का मैंने एक्सपांशन किया, इधर मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर एज इट इज रहने दिया। फिर एलएचएस में सब कुछ 0 बना दिया, सब कुछ उस तरफ भेज दिया, तो बेसिकली एडिशन वगैरह हुआ तो वो बना, उस चीज को मैंने यहां पे लिखा, बस एलएचएस आरएचएस एक्सचेंज करके, फिर मैंने 2 से कॉमन लेके डिवाइड करके खत्म, फिर इसको उस तरफ से भेज के ये इक्वेशन ऑब्टेन किया, इस इक्वेशन को फिर ये इक्वेशन बना दिया, फिर ए और बी की क्या करी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, आंसर आ गया। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कहीं पे एज सच कोई कंफ्यूजन आपको नहीं है। और ये जो एमसीक्यू वाली वीडियो है, इसकी लेंथ को और ज्यादा बढ़ाते हुए ना यहाँ पे समाप्त करते हैं। मैंने कोशिश किया कि बहुत सारी वैरायटी कवर करूं, होगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, जहां पे मैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं इस एमसीक्यू से रिलेटेड डिस्कस करूंगा, पर वो होगा तो देखते हैं, अगर होगा तो मैं जरूर उसको पॉसिबल करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सिलेबस अपना थोड़ा सा डिले चल रहा है, इसलिए अपन उसको स्पीड अप करेंगे, इसलिए मुझे कॉम्प्लेक्स वगैरह भी पढ़ाना है। और कॉन्सेप्ट अगर मैं पढ़ा देता हूँ, देखिए वैसे तो ये एमसीक्यूज वगैरह तो एक तरीके हैं प्रैक्टिस करने के, मैं आपके लिए कॉन्सेप्चुअल वीडियो और क्वेश्चन वीडियो इतने दमदार बनाता हूँ, क्योंकि यार उन्हीं को देख लोगे ना तुम तो सब्जेक्ट में मास्टरी कर जाओगे, इतने तो मेरी हमेशा गारंटी रहती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी 32-35 वीडियो बन गए होंगे टोटल, अगर, और हर वीडियो की लेंथ मिनिमम 1-1.5 घंटा, 1 घंटा तो है ही, 45 मिनट 1 घंटा तो है ही। तो अगर आप देखने जाओगे तो इतना बढ़िया और इतना सारा कंटेंट है आपके पास कि आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री सीख जाएंगे। चलिए फिलहाल इसको खत्म करते हैं अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ, देखते हैं अगर पार्ट 2 पॉसिबल है तो मैं जरूर पॉसिबल करने की कोशिश करूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट के बारे में तो आप जानते होंगे, एजुकेशन फ्री है। वेबसाइट एक्सेस करने का तरीका जानते हैं, www.magnetbrains.com, उस पर जाइएगा, क्लास सेलेक्ट करिए, टीचर को सेलेक्ट करिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, वीडियोस के नाम आ जाएंगे, सेलेक्ट करिए, वीडियो प्ले हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें क्या है आपके लिए भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन ओपन है, तो कमेंट सेक्शन में अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी मैंने बताया कि पॉसिबल होगा तो पार्ट 2 में आपके लिए ले आऊँगा, वरना तो कोई बात नहीं, तो देख लेंगे, अगर हो पाएगा तो अपन जरूर उसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलेंगे हम कब, अगली वीडियो में। ठीक है, चलिए, तो अगली वीडियो में जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत करेंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स।